हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हम 5th सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे। तो आज हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो कि 5th सेम में है। तो उसके हम यहाँ पे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड करा दूँ कि कैसे हम यहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारी 3 वीडियोज़ होती हैं। तो एक वीडियो हमारी वो है शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हमने ऑलरेडी जो आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसकी 5 यूनिट्स के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा। एंड बाकी जो सेकंड है कि हमारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने 2 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 की जो है ना वो यही वीडियो होने वाली है एंड पार्ट सेकंड जो है उसमें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो बात करते हैं देखिए यहाँ पे जो पार्ट 1 है ना उसमें हमने यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, जैसे कि सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस में। तो यहाँ पे देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके रूल हैं दोनों यूनिट्स में। तो इन यूनिट्स को आज की हम सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी जो आपकी रिमेनिंग 3 यूनिट्स रहेंगी उनको हमने नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे और आप इस तरीके से ना बहुत ही जल्दी इस सिलेबस को सारे को कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। इसके अलावा जो अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपकी कोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, तो उनके भी हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से चेक कर लेना। एंड एक और सब्जेक्ट आपका बचा रह जाएगा वो है कोग्नोसी। तो उसकी भी ना इसी वीक के अंदर हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। एंड बात करते हैं कि देखिए ये जो ना टोटल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 16 होने वाले हैं और ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन बेसिस पर ही सेलेक्ट किए हैं। अगर आप इनको कवर कर लोगे आप इजीली यहाँ से पास हो जाओगे। तो बात करते हैं देखिए यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप से। सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए तो आप वहाँ से चेक कर लेना कि कैसे आपने डाउनलोड करना है, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी। तो बात करते हैं कि यूनिट फर्स्ट जो है हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। यूनिट फर्स्ट में हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है पहला वो है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव बताइए। और कुछ हमारी ना डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं जो 2 मार्क्स में अलग से भी पूछ ली जाती हैं, जो कि हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग एंड अडल्ट्रेटेड ड्रग। तो थोड़ा सिलेबस में देखते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हमने ये ज्यूरिस्प्रूडेंस कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मतलब बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे कि आखिर क्या है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके रूल वगैरह एंड उसके ऑब्जेक्टिव। एंड देन हम इन जो डेफिनेशंस हैं ना इनको कवर करेंगे। तो ये जो ना लेक्चर मैंने कवर कर लिया था तो मैं अपने वीडियो पे मर्ज कर दूंगा, देन आप उसको देखते रहना। तो सबसे पहले देखिए हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं मतलब कि एकदम थ्योरेटिकल सारी चीज़ें ये होने ही वाली हैं, लेकिन हम थोड़ा समझ के चलेंगे। हमने चीज़ों को रटना नहीं है। बहुत से बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को रटना होता है, जो थ्योरी लिखी हुई है सेम वही आपने रटनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। समझते हैं सबसे पहले कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। देखिए हम वर्ड को ही ब्रेक करते हैं। फार्मास्यूटिकल बोले तो यानी कि रिलेटेड टू फार्मेसी, या बोले तो मेडिसिन से रिलेटेड, या बोले तो ड्रग से रिलेटेड। एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? देखिए ज्यूरिस जो वर्ड है, ज्यूरिस ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लॉज यानी कि रूल। एंड प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि अगर आपको लॉज की, रूल्स की नॉलेज है या आप उनकी स्टडी करते हैं तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। और अगर आप फार्मास्यूटिकल की बात करें यानी कि अगर आप ड्रग से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशंस हैं फार्मेसी के अंदर, जैसे कि फार्मेसी प्रैक्टिस किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, कौन मेडिसिन बना सकता है, कौन बेच सकता है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कौन इंपोर्ट कर सकता है, और उनके स्टैंडर्ड क्या है वो आपने फॉलो करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो वो अगर सारी जो रूल रेगुलेशंस हैं अगर आप उनको समझते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनकी आपको नॉलेज है, तो वही जो है ना फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाएगा। तो डेफिनेशन आप खुद भी बना करके लिख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस इन द फार्मेसी, या बोले तो अबाउट द फार्मेसी या अबाउट द ड्रग, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे डेफिनेशन जो मैंने लिख रखी है वो आप पढ़ सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ड्रग्स, फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखिए हम साथ के साथ में देखिए सिलेबस के बारे में भी ब्रीफ में समझ के चलते हैं कि आपने 5 यूनिट्स में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं एक वर्ड में कहूँ ना तो आपने ना कुछ रूल्स के बारे में पढ़ना होगा,
कुछ एक्ट जो है वो टाइम टू टाइम फार्मेसी के अंदर आए हैं, यानी कि जिनको आप कानून बोल सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में आपने समझना है कि वो कब आए थे, उनका मकसद क्या था, ज़रूरत क्या पड़ी थी, और वो आपने कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, कैसे फॉलो करने हैं। तो इसके यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में एक हमारा एक्ट है, वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जो कि 1940 में पास हुआ था। 1945 में उसके रूल्स इम्प्लीमेंट हुए थे। तो इसी को अपना जस्ट थोड़ी देर बाद में समझने वाले हैं। एंड आपकी जो आगे की यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर थर्ड, तो यहाँ पे फार्मेसी एक्ट है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है, नारकोटिक ड्रग एक्ट है। ऐसे ही और भी कुछ यहाँ पे कानून आए हैं, जैसे कि मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है, एक आपका एनिमल्स पे जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या क्रूअल्टी प्रिवेंशन टेस्ट मतलब कि एक्ट बोल सकते हैं, जो कि 1960 में आया था। ऐसे ही जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, उनकी प्राइसिंग आप कितनी रखोगे, कितनी नहीं रखोगे, तो उसकी अथॉरिटी के लिए यहाँ पे एक एक्ट ही आया था। एक हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन और प्रेगनेंसी एक्ट है, एक आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, और आपका IPR है। तो सभी के बारे में ना यहाँ पे लगातार समझने वाले हैं कि कौन कौन से रूल्स आपने अभी से लेकर के और आगे आप कोई भी बिजनेस करोगे या किसी भी फार्मेसी फील्ड में जाओगे तो आपने वो फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल पहला जो हमारा एक्ट है वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। आप सिंपल समझो कि ये जो है 1940 में पास हुआ है, और इसके जो रूल जो लागू हुए थे वो 1945 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो देखिए समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे हेडिंग डली ही हुई है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ना इसको हम कहानी की तरह समझने वाले हैं कि क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ड्रग का देखिए मतलब आपको पता ही होगा, अपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल्स के अंदर, और उसमें किसी भी डिसीज को वो ट्रीट करता है या डायग्नोस करता है या प्रिवेंट करता है, वो ड्रग कहा जाता है। दूसरा हमारा कॉस्मेटिक कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि बाहर से हमारी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है, या बोले तो स्प्रे किया जाता है, या बोले तो पोर किया जाता है, ताकि जो हमारी बॉडी है या बोले तो हमारी जो स्किन है वो ब्यूटीफाई हो जाए, वो अट्रैक्टिव हो जाए, उसको हम कॉस्मेटिक बोलते हैं। तो ये जो रूल है ना वो दोनों के लिए है, ड्रग के लिए भी एंड कॉस्मेटिक के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मतलब कि एक्ट जो आया था वो 1940 में आया था। आप रिमाइंड करें कि हमारा देश यहाँ पे आज़ाद नहीं हुआ था। तो आप थोड़ी ना हिस्ट्री समझो, मतलब मैं आपको कहानी की तरह समझा देता हूँ कि स्टार्टिंग डेज में आप ऐसे समझो कि मेडिसिन्स जो हमारे मेडिसिन्स का जो काम था, मतलब कि स्पेसिफाई नहीं था कि किसको करना है। मतलब कि कोई भी मेडिसिन्स की प्रैक्टिस करने लग जाता था। जिसको मेडिसिन्स की नॉलेज भी नहीं थी वो भी मेडिसिन्स को सेल करता था, मतलब कि इसमें नफ़ा कमाने के लिए। कोई भी इसको बनाने लग जाता था, मतलब कि सेफ्टी पर और एफिकेसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। उससे नुकसान कैसे होता है, जो आम जनता है, हम जैसे लोग हैं जो मतलब किसी से भी मेडिसिन ले लेते हैं तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी। तो उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, मतलब कि एक ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो भी मेडिसिन हमारे पास है वो सेफ़ है एंड इफ़ेक्टिव है, मतलब जो बीच में जनता को प्रॉब्लम हो रही थी उन्हीं को हटाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। तो ये जो एक्ट सबसे पहले पास हुआ था, एक मतलब कमेटी बनी, आप बोल सकते हैं एक असेंबली बनी, जिसने ये 1940 में ये पास कराया। और इसके जो रूल्स जो आए थे या तो रूल्स जो इम्प्लीमेंट हो पाए थे वो 5 साल के अंदर लागू हो पाए थे, जो कि 1945 से हुए। तो सिंपल आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज़ एन एक्ट विच रेगुलेट इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। यानी कि एक ऐसा एक्ट है जो कि 4 चीज़ों को रेगुलेट करता है कि हमारे देश में कौन सी ड्रग इंपोर्ट होंगी, किस क्वालिटी की इंपोर्ट होंगी। ठीक है, दूसरा कि हमारे देश में कौन सी मेडिसिन्स बनेंगी और उन मेडिसिन्स को कौन बना सकता है। तीसरा कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा और उनको सेल कौन करेगा। तो ये जो चीज़ें जो रेगुलेट होती हैं इसके लिए एक रूल, एक कानून यहाँ पे लाया गया, उसी को हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोलते हैं। तो ये जो है ना थ्रू आउट द इंडिया, पूरे हमारे कंट्री में चीज़ें फॉलो की जाती हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो है पास कब हुआ था, तो यहाँ पे लिख रखा है कि इट पास्ड बाय सेंट्रल लेजिस्लेटिव, यानी कि एक असेंबली जो मतलब बनाई गई थी 1940 में, उनके द्वारा ये पास किया गया था। और इसके जो रूल जो आए थे वो इम्प्लीमेंट जो हुए थे वो 1945 तक हो पाए थे। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो कि लिखा है कि इट एप्लीकेबल ऑन एलोपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ये जो ना सभी जो सिस्टम्स हैं मेडिसिन्स के, एलोपैथी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, यूनानी, सिद्ध, सभी पर एप्लीकेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एलोपैथी के लिए ही रूल आए थे, सभी को फॉलो करने हैं। सभी की जो मेडिसिन एकदम क्वालिटी की होनी चाहिए, वो सेफ़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से पहले आपने लिखना है कि क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। आप 4 चीज़ों को ध्यान रखो कि ड्रग का इंपोर्ट, एकदम क्वालिटी ड्रग इंपोर्ट होगी, मैन्युफैक्चरिंग जो भी करेगा एकदम क्वालिफाइड बंदा करेगा और एकदम अच्छी सेफ मेडिसिन बनाएगा।
डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक क्वालिटी मतलब क्वालिफाइड पर्सन ही उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लाइक जैसे कि हम फार्मासिस्ट हैं, हमारा ही ये काम है। सेल भी हम ही कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर भी हम ही खोल सकते हैं। तो ये किसके अंदर सारी चीज़ें हुई, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ही सारा कुछ हुआ है। एंड बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की क्यों लाया गया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम आम जनता के फ़ायदे के लिए, ताकि हमको सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिल सके। तो पहला पॉइंट यही मिलता है कि ये रेगुलेट करती है ड्रग के इंपोर्ट को, एकदम क्वालिटी ड्रग इंपोर्ट हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को और उसके सेल को। ठीक है, तो पहला ही ऑब्जेक्टिव हो गया जो कि 2 मार्क्स में पूछा भी गया था। दूसरा पॉइंट है कि ये इंश्योर करती है कि जो भी ड्रग हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, जो भी कॉस्मेटिक हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, वो सेफ हैं और इफ़ेक्टिव हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं एकदम भरोसे के साथ में। तो ये जो है विश्वास दिलाता है। दूसरा थर्ड पॉइंट यहाँ पे कि इट रेगुलेट इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, सो स्पूरियस ड्रग डोंट गेट मैन्युफैक्चर्ड। ये जो है ना, जो मेडिसिन बनाते हैं, मतलब एकदम क्वालिफाइड बंदे तो बनाते हैं, साथ के साथ ये स्पूरियस ड्रग को भी नहीं बनने देते हैं। स्पूरियस कहने का मतलब है कि नकली दवाएं या बोलते तो सब ब्रांडेड दवाएं जिनसे आपको नुकसान हो सकता हो, तो वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं की जाती हैं, बोलते तो उन पर रोक लगी। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली। केवल एकदम क्वालिफाइड पर्सन जिसने डी फार्म किया हो, बी फार्म किया हो, एम फार्म किया हो, वही मेडिसिन को बना सकता है, बेच सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो बंदे कॉमर्स कर रहे हैं या बीएससी कर रखी है, कोई भी जो अनपढ़ भी है वो भी मेडिसिन को बेचने लग रहा है। तो ये चीज़ इस एक्ट के द्वारा रोकी गई। एंड लास्ट में कि ये कुछ कमिटीज़ भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई, जैसे कि इट इस्टेब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हम DTA भी बोलते हैं, और एक है हमारी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो ये जो ना 2 चीज़ें बनाई गई इसी के अकॉर्डिंग, इसके मतलब के अंडर, जो कि गवर्नमेंट को ड्रग से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, इशूज़ होते हैं, उन पर ये अपनी एडवाइस देती हैं। तो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव है कि इसके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ जो अभी हमने कवर करा है, वो देखा कि क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ना पॉइंट दे रखा है वो है डेफिनेशन। आपने ना कुछ डेफिनेशन समझनी होंगी जो कि 2 मार्क्स में पूछी भी गई हैं कई बार, तो उन्हीं को हम देखने वाले हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जो कि है ड्रग। देखिए, ड्रग की आपने डेफिनेशन वैसे तो पढ़ी ही होगी फार्मास्यूटिक्स में, एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख रखा है कि एनी सब्सटेंस दैट यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली ऑन ह्यूमन बीइंग और एनिमल टू डायग्नोज, ट्रीट और प्रिवेंट एनी डिसीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल इज कॉल्ड ड्रग। मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्सटर्नली या इंटरनली, मतलब कि शरीर के अंदर या बाहर से वो ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई किया जाता हो, एनिमल पे अप्लाई किया जाता हो, किसके लिए, किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको हम ड्रग बोलते हैं। तो ये एकदम सिंपल है, आपने फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ी होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी बहुत ज़रूरी है, जो भी आप सोचेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पे ऐड किया गया है, वो है कि इट ऑल्सो इंक्लूड डिवाइसेज विच आर यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कि अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस की जो ड्रग होती हैं उनके अंदर हम डिवाइस को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे कि सपोज हमारा कोई डिवाइस है, जैसे कि BP जो मीटर हम मतलब कि मेजरमेंट करते हैं, तो उसका जो डिवाइस है ना, तो उसको भी अकॉर्डिंग टू यूरिस्प्रूडेंस हम क्या बोलेंगे, ड्रग, कि उसका भी हम कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ हमारी और भी, जैसे कि हमारा प्रेगनेंसी किट वगैरह होती है, तो वो भी हमारी डायग्नोसी करती है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ड्रग ही बोलेंगे। तो उनकी भी सेफ्टी और एफिकेसी पे भी ध्यान दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि आपने ड्रग का मतलब है कि केवल टैबलेट, कैप्सूल उनसे ही नहीं है, बल्कि सारे इक्विपमेंट हैं जो कि हमारे डायग्नोस में या ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखिए, वो हमारा कॉस्मेटिक जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि रब किया जाता हो, स्प्रे किया जाता हो, पोर किया जाता हो हमारी ह्यूमन बॉडी पे, ताकि जो हमारी स्किन है वो क्लीन हो सके, ब्यूटीफाई हो सके और उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ सके, तो उसी को हम कॉस्मेटिक बोलते हैं। जो भी हमारे आप देख सकते हैं बाहर से हम अप्लाई करते हैं, बहुत सी क्रीम वगैरह आते हैं, लोशंस आते हैं और बहुत से हमारे ऑइंटमेंट आते हैं, तो वो हमारे सारे कॉस्मेटिक के सामान वो इसी के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी आपने ड्रग और कॉस्मेटिक यहाँ पे डेफिनेशन एकदम अच्छे से टेक्निकल वर्ड में समझी है। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कुछ हमारे यहाँ पे डेफिनेशन है जो कि 2 मार्क्स में लगातार पूछी जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले है मिस ब्रांडेड ड्रग, और दूसरी हमारी यहाँ पे अडल्ट्रेटेड ड्रग, और तीसरी हमारी यहाँ पे स्पूरियस ड्रग।
तो इनमें से ना कोई एक ज़रूर पूछी जाती है और एकदम ना बच्चे ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, और बुक भी अगर आप उठा करके देखोगे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। तो मैंने यहाँ पे एकदम सिंप्लीफाई किया है, एकदम एग्जाम्पल से समझेंगे क्या होती है हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग और स्पूरियस ड्रग। पहला समझते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इसका मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ एनी ड्रग इन फॉल्स एंड मिसलीडिंग मैनर। मतलब कि किसी ड्रग को इतना दिखा देना, उनमें इतनी दिखावट पैदा कर देना कि जो उसकी थेरेपेटिक वैल्यू है वो उसके अंदर इतनी है ही नहीं, लेकिन उसको हम बड़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं, तो उसको ना हम मिस ब्रांडेड ड्रग बोलते हैं, वो तो दिखावटी ड्रग बोलते हैं। आप देखिए पहले यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो कि लिखा है कि ए ड्रग में बी मिस ब्रांडेड। एक ड्रग हमारी मिस ब्रांडेड कही जाएगी, कब कही जाएगी कि इफ़ इट इज़ सो कलर्ड, कोटेड एंड पॉलिश्ड which cover its damage and make its appearance more better than its therapeutic value। मतलब कि किसी भी ड्रग को हम अगर इतना कलर कर दें, इतनी कोटिंग कर दें, इतनी पॉलिश कर दें कि उसका जो डैमेज है वो कवर हो जाए और जो उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू है वो उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लगने लगे, तो उसको हम मिस ब्रांडेड ड्रग बोलेंगे। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूँ, जिसके आजकल आपने रील में देखा ही होगा अक्सर कि लड़कियां बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, है ना। सपोज कोई लड़की, मतलब पर्सनली मत लेना कि कोई लड़की मतलब ठीक नहीं दिखती है ना। आपने रील में अक्सर देखा होगा, हंसी भी आती है देखने के बाद, कि वो बहुत ज़्यादा काली है, जैसे उसने मेकअप किया एकदम वो अट्रैक्टिव लगने लग गई। मतलब जो उसकी वैल्यू नहीं थी ना वो उससे ज़्यादा लग रही है, वो उसको हम दिखावटी बोल सकते हैं, या मिसलीडिंग बोल सकते हैं, या मिस ब्रांडिंग बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आपने इस तरीके से एग्जाम्पल से ध्यान रखना है। तो ये पहली ड्रग होगी हमारी मिस ब्रांडिंग ड्रग। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वो है इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मतलब कि जो हमारी मेडिसिन है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है, अगर उसकी आप लेबलिंग अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। देखिए अब लेबलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन पैकेजिंग ऑफ ड्रग। जो पैकेजिंग की जाती है ना बाहर से हर एक मेडिसिन की, उस पर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि जैसे कि पैरास्टामोल इतने mg, और उसमें कौन सा एक्सीपेंट यूज़ किया गया है, वो कितने mg है, कौन सा कलर यूज़ किया है, कौन सा फ्लेवर है, मतलब कि और भी जैसे कि सिरप वगैरह में लिखा होता है। तो उसी को बोलते हैं लेबल करना। मतलब कि प्रोडक्ट की बाहर से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसको, बाहर से पढ़ते ही, तो उसको हम लेबलिंग बोलते हैं। तो अगर आप लेबलिंग अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से कहने का मतलब है कि आपकी जो मेडिसिन है, टैबलेट है, सपोज पैरास्टामोल, उसमें जो है 400 mg की आपकी टैबलेट है, ठीक है, मतलब कि एक्चुअल ड्रग उसमें 400 mg है, और अगर आप कवरिंग पे बाहर दिखा दो कि हमारी जो पैरास्टामोल है इसमें 650 mg है, तो इसको हम बोलते हैं मिस ब्रांडिंग। या आप कोई दूसरा एक्सीपेंट यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में, लेकिन दिखा रहे हैं बाहर कुछ और, तो वो हमारा मिस ब्रांडिंग कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट एक और वो है इफ़ इट्स लेबल और कंटेनर कंटेन्स एनी स्टेटमेंट और डिज़ाइन विच मेक्स फॉल्स क्लेम फॉर ड्रग। यानी कि जो उसकी पैकेजिंग आप कर रहे हैं, लेबलिंग जो कर रहे हैं, उस पर कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो या फिर कोई ऐसा डिज़ाइन बना हो जो कि एक्चुअली में उस ड्रग के बारे में है ही नहीं। आप ऐसे समझो कि यहाँ पे हमारी कोई सिरप है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझना, यहाँ पे हमारी कोई सिरप है, उस पर बाहर लिखा है कि इट क्योर्स कैंसर, ये कैंसर को ठीक करती है, या उस पर कैंसर का साइन बना है और इस तरीके से क्रॉस चिन्ह लगा है। तो ये अगर आपकी ड्रग ऐसा काम नहीं करती है, उसके बावजूद भी आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं या ऐसा कोई डिज़ाइन यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो तब भी आपकी जो ड्रग है वो मिस ब्रांडेड ड्रग कही जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपने समझना है, और बुक्स में ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि क्या है ये मिस ब्रांडेड ड्रग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि मिस ब्रांडेड बोले तो दिखावटी, आप वही मेकअप वाले उस एग्जाम्पल से ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट और हमारी डेफिनेशन है, देखिए वो है अडल्ट्रेटेड ड्रग, जिसको हम मिलावटी ड्रग भी बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी आपकी एक ओरिजिनल ड्रग है, आपको कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आपने उसमें कुछ मिलावट कर दी और उसकी एक्चुअल जो क्वालिटी थी उसको घटा दिया, तो उसको हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन। इसका ना एग्जांपल हम घर से ही लेके चलते हैं कि अक्सर देखा होगा, जैसे कि सपोज एग्जांपल समझो कि हमारे पास एक गिलास दूध है, एकदम ओरिजिनल दूध है ना, मतलब कि कुछ भी उसमें पानी वगैरह नहीं डाला है, और अगर आपने उसको बेचना है, ठीक है, किसी को बेचना है, आपने थोड़ा सा पानी मिला दिया, किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और उसकी क्वालिटी को यहाँ पे घटा दिया, तो उसको हम बोलते हैं अडल्ट्रेट कर देना, या बोलते मिलावट कर देना। ठीक इसी तरीके से अगर आप ड्रग के साथ में करते हैं, अपना नफ़ा कमाने के लिए ड्रग की क्वालिटी को घटा देते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग। ठीक है, तो अडल्ट्रेशन मीन्स डिक्रीजिंग इन द क्वालिटी ऑफ एनी ड्रग। तो समझते हैं यहाँ पे कि एक ड्रग हमारी अडल्ट्रेटेड कब कही जाएगी। तो पहला पॉइंट है कि इफ़ इट कंटेन्स डिकम्पोज्ड और इम्प्योर सब्सटेंस, अगर उसके अंदर डिकम्पोज यानी कि खराब या इम्प्योर सब्सटेंस है तो वो हमारी अडल्ट्रेटेड कही जाएगी।
दूसरा है कि इफ़ इट इज़ प्रिपेयर्ड या पैक्ड और स्टोर्ड इन कंटामिनेटेड कंडीशन, अगर उसको एकदम कंटामिनेटेड कंडीशन में बनाया गया है, मतलब कि साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है और वहीं उसको स्टोर किया गया है, तो उसको भी हम बोलेंगे अडल्टरेटेड ड्रग, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी कम ही रहेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट वो है इफ़ इट्स कंटेनर मेड अप ऑफ पॉइजन और डेंजरस सब्सटेंस, कि अगर उसका जो कंटेनर है जिसमें उसको फिल किया गया है वो किसी पॉइजनस सब्सटेंस से बना हो, या कह सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो सके, ऐसे सब्सटेंस से बना हो, तब भी हमारी ड्रग जो है वो अडल्ट्रेटेड कही जाएगी। देखिए कुछ जो ग्लासेस जो होते हैं ना, कंटेनर जो होते हैं, कई बार उनसे भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो मेडिसिन में मिक्स होकर के उनकी क्वालिटी को घटा देते हैं। एंड लास्ट में एक और पॉइंट वो है इफ़ इट कंटेन्स हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच में कॉज हेल्थ इशू, अगर हमारे ड्रग के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंजीरियस होते हैं, उनकी मतलब कि हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, तो तब भी हमारी ड्रग अडल्ट्रेटेड ही कही जाएगी। ठीक है, अडल्ट्रेटेड कहने का मतलब कि मिलावट कर देना या ड्रग की क्वालिटी को घटा देना। क्लियर हो गया। अब हम लास्ट में समझते हैं वो है स्पूरियस ड्रग। इसको हम एक्चुअली में हिंदी में बोले तो नकली दवाई बोल सकते हैं। स्पूरियस कहने का मतलब है फोनी बट लुक्स लाइक ओरिजिनल, मतलब कि नकली है लेकिन असली जैसे दिखती है। आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, जिसकी आपने अक्सर सुना होगा। एक हमारी ब्रांड है एडिडास, काफ़ी फेमस है एडिडास। एडिडास की ही जैसी ब्रांडिंग करने के लिए बहुत सी कंपनीज हैं, जिसकी एबीबास, जिसको हम बोलते हैं सस्ता माल। ऐसे ही बिस्लेरी है, एक ब्रिस्ली होता है, पता नहीं क्या क्या होते हैं, ब्रिस्लेरी मतलब ब्लिसेरी, मतलब कि बहुत होती है ना नेम, मतलब कि जो फेमस ब्रांड है उसी से मिलते जुलते नेम रखो और उसी के नेम से बेचो, तो उसको हम बोलते हैं नकली चीज़ें या बोलते हैं स्पूरियस दवाइयाँ। तो ऐसा ही फार्मेसी के अंदर भी होता है कि कोई हमारी मतलब कि ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसके ही ब्रांड से मिलता जुलता कोई आप अपने प्रोडक्ट का नेम रख दो। जैसे कि सपोज हम अपने चैनल से ही समझते हैं कि हमारे चैनल का नाम फार्मेसी वाला है, सिंपल इस तरीके से हम लिखते हैं फार्मेसी वाला। अगर आप इसी में कुछ चेंजेस कर दें, जैसे कि बाला को आप थोड़ा सा बाला ऐसे करके लिख दें, तो मतलब कि चेंज कर देना, किसी ब्रांड से चेंज कर देना या उसके मिलते जुलते नेम रखना, वही हमारा स्पूरियस ड्रग कहा जाएगा। तो सिंपल समझते हैं कि ये ड्रग हमारी स्पूरियस कब कही जाएगी, तो लिखा है कि इफ़ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, अगर वो किसी इस नाम से बनाई जाती है कि वो किसी अदर ड्रग से बिलोंग करता है, तब भी उसको हम स्पूरियस ड्रग कहेंगे। जैसे कि एडिडास और एविबास, ये हमारे क्या है, एविबास यहाँ पे नकली यानी कि एक स्पूरियस प्रोडक्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और पॉइंट है वो है इफ़ इट इज़ रिजेंबल और लुक्स सेम एज अनदर ड्रग, अगर आपका प्रोडक्ट किसी दूसरे के प्रोडक्ट से मिलता है या उसी के जैसा दिखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पूरियस प्रोडक्ट या बोलते स्पूरियस ड्रग। लास्ट में एक और पॉइंट वो है इफ़ द लेबल कंटेन्स सच कंपनी नेम विच डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो एक ऐसा नेम रखता है कि जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब कि आप कुछ भी नेम रख दोगे, तो तब भी जो ड्रग है आपकी स्पूरियस ड्रग ही कही जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए तीनों जो डेफिनेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी हैं, तो हमने कवर किया है इनकी। स्पूरियस बोले तो नकली दवाइयाँ, हिंदी से याद रखो, और अडल्ट्रेटेड बोले तो मिलावटी दवाइयाँ, जो कि दूध के एग्जाम्पल से याद रखो। एंड तीसरी हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग, उसका जो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने मेकअप वाला बताया था, और लास्ट में जो बताया था मैंने एडिडास एविबास वाला। क्लियर हो गया। तो आपने जो है ना इस तरीके से जो अभी कवर करा है वो देखा है कि क्या है आपका फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस, उसका इंट्रोडक्शन, एंड यहाँ पे हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसका इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव और सारी डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखिए जो आपको पहला जो क्वेश्चन है आपने इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, जो सारा कुछ मैंने बताया है। एंड देन उसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए वो है डिफाइन इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड राइट इन डिटेल्स अबाउट क्लासेज ऑफ ड्रग विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट। मतलब कि इम्पोर्ट क्या होता है, ड्रग का इम्पोर्ट करना, उसको आपने बताना है। कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो कि इम्पोर्ट नहीं की जा सकती, जिन पे प्रोहिबिशन लगा हुआ है, तो वो आपने डिटेल में यहाँ पे समझाना होगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने ना ऑलरेडी कवर ही कर लिया है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को मर्ज कर दूंगा। एंड इसके अलावा देखिए बाकी जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, वो ये लिखा है कि अदर जो क्वेश्चंस हैं इस यूनिट के, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे, उनको आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। देखिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आप समझते होंगे, वैसे भी मैंने यहाँ पे देखिए सिंपल एक यहाँ पे लिख रखा है कि इम्पोर्ट मीन ब्रिंगिंग एनी ड्रग फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी भी दूसरे कंट्री से मेडिसिन को लाना है, किसी भी सामान को लाना है, वो हमारा इम्पोर्ट कहा जाता है। और अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना, उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, इतना तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो टॉपिक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपने थोड़ा ना इसको बोर तरीके से नहीं लेना है, एकदम थोड़ा इंटरेस्टिंग समझना है। कि सपोज करो कि आप में से कोई बंदा आगे चल के किसी कंपनी का, अच्छी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का या डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी का, और आप एकदम वर्ल्ड लेवल पे आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आप दूसरे जो वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनसे आप ट्रेडिंग करते हैं मेडिसिन की।
तो उस टाइम पे ना आपको यही टॉपिक याद आएगा कि कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं ड्रग को, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होंगे, और कौन कौन से नियम कानून आपने फॉलो करने होंगे, अगर आप उनको उल्लंघन करते हैं तो कौन कौन सी पेनल्टीज आप पर लग सकती हैं। तो आप ऐसे ही समझो। तो देखिए, मैंने अभी जो पिछली वीडियो हमने कवर करी थी ना, वो देखा था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वगैरह, और वो क्यों लाया गया था, उसका मकसद क्या था। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। तो जैसे कि हमने समझा था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो था हमारा DNC, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी हमारी आम जनता है उसको सेफ एंड इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिले, है ना। और उसका एक तरीका था कि अगर कोई भी ड्रग हमारी इंपोर्ट हो रही है तो उसको रेगुलेट किया जाए, मतलब कि उसका पूरा प्रोविज़न, उसका पूरा ख्याल ध्यान रखा जाए कि कौन सी ड्रग आ रही हैं, किस क्वालिटी की आ रही हैं, वो स्पूरियस तो नहीं है, वो अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, वो सारी चीज़ यहाँ पे चेक की जाए। दूसरा काम था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग, कि जो भी हमारी कंट्री में ड्रग बन रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की बननी चाहिए, वो स्पूरियस ना हो, वो नकली ना हो, और उसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ना हो। तो ये कर कौन रहा है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसके अलावा पूरी जो सेल जो होती है, मतलब कि कौन उसको बेच सकता है, कौन नहीं बेच सकता, वो भी यही कंट्रोल करता है। इसके अलावा लेबलिंग, पैकेजिंग वगैरह, कि कैसे लेबल करना है, कैसे पैक करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो सारे काम किसके थे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थे। अब इसमें से हम सिंपल एक टॉपिक अभी समझ रहे हैं, वो है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, कि अगर आपने ड्रग को इम्पोर्ट करना है, किसी दूसरी कंट्री से मंगाना है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कौन कौन से रूल हैं जो आपने फॉलो करने हैं, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होंगे, और कौन कौन सी पेनल्टीज आप पे लग सकती हैं। क्लियर हुआ कि आपने क्या पढ़ना है। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे सिलेबस भी दिखा देता हूँ कि यूनिट फर्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, और आगे है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे दो चीज़ें, यानी कि दो टॉपिक जो है हमारे, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं यूनिट फर्स्ट में। दूसरी में हमारे सेल एंड लेबलिंग वगैरह आएंगी, जैसे कि हम आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे वही हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। कुछ आपने शेड्यूल पढ़ने हैं पहले, फिर सेल ऑफ ड्रग, लेबलिंग ऑफ ड्रग, और लास्ट में हमारा ये कुछ अदर कुछ छोटे से टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया कि सिलेबस में कैसे दे रखा है। तो समझते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, कि इंपोर्ट ऑफ जो ड्रग होता है, मतलब कि जब आप ड्रग को इंपोर्ट करते हैं तो आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में आया था उसी को फॉलो करना होता है। तो पहली हाईलाइटेड जो लाइन है वो यही है कि द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914। इम्पोर्ट का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी सामान को, किसी भी मेडिसिन को दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में लाना, वही इम्पोर्ट कहा जाता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए आगे मैंने यही चीज़ लिखी है कि इफ़ वी इम्पोर्ट ड्रग फ्रॉम अनदर कंट्री, सो वी हैव टू फॉलो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन इन द कंट्री। यानी कि अगर आपने मतलब कि आयात करना है, अगर आपने इंपोर्ट करना है किसी दूसरे कंट्री से, तो आपने यही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा, ताकि आप जो है सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन अपने कंट्री में ला सकें। क्लियर हो गया। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन कि क्या है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला जो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है वो है क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट। मतलब कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं, मतलब कि एक लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं कि जिनको आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, उन पर प्रोहिबिशन है, मतलब वो एक तरीके से आप बैन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे लिस्ट है। अब हम इनको बारी बारी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम एग्जांपल से समझते हैं, खुद पर आपने अप्लाई करना होगा। कि जस्ट आप सपोज करो कि आपने किसी मेडिकल स्टोर पे ना मेडिसिन लेने जाना है। आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और आपको अच्छी खासी नॉलेज है मेडिसिन की, कि क्या चीज़ आपने देखनी होती है, क्या नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर जब भी आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे ना, तो सबसे पहले आप उसकी क्वालिटी देखोगे, मतलब कि आपकी जो ड्रग है वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है। आप कभी भी लो क्वालिटी की या घटिया क्वालिटी की मेडिसिन नहीं खरीदोगे। सेम अब यही अप्लाई करो वर्ल्ड लेवल पे, कि आप एक कंपनी के मालिक हैं किसी कंट्री में, इंडिया के अंदर। अगर आपने अमेरिका से मेडिसिन को खरीदना है तो आपकी भी पहली शर्त क्या होगी कि भाई मेरे को ना क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। तो पहला पॉइंट यही बनता है कि एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, मतलब दोनों की बात हो रही है, ड्रग की भी कॉस्मेटिक की भी, कोई भी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज़ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है, जो घटिया क्वालिटी की नहीं है, वो आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सेफ्टी को देखते हुए और एफिकेसी को देखते हुए। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे एज ए कस्टमर, आप ये भी चेक करोगे कि आपने जो मेडिसिन खरीदनी है वो नकली नहीं होनी चाहिए, वो मिलावटी नहीं होनी चाहिए, और वो मिस ब्रांडेड यानी कि दिखावटी नहीं होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में ना तीनों टर्म समझाई थी
कि एनी मिसब्रांडेड, स्पूरियस एंड अडल्टरेटेड ड्रग और कॉस्मेटिक कांट बी इम्पोर्टेड। मतलब कि इन तीनों टाइप की जो ड्रग हैं वो भी इम्पोर्ट नहीं की जा सकती। अगर आपने इनका मतलब नहीं पता है तो पिछली वीडियो आप जरूर से देखें, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए वो है एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विदाउट इम्पोर्ट लाइसेंस। कि देखिए अगर आप वर्ल्ड लेवल पे इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास इम्पोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज ड्रग इम्पोर्ट नहीं हो सकती। या जो भी मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, उसके पास भी जो है लाइसेंस ही होगा, विदाउट लाइसेंस वो भी नहीं बेच सकता। और एग्जाम्पल जस्ट आप ऐसे ही समझो कि आप मेडिकल स्टोर वाले पे जाओगे तो मेडिकल स्टोर वाले पे जो है लाइसेंस ही होता है। ठीक वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है देखिए पॉइंट यहाँ पे कि एनी पेटेंट मेडिसिन विच हैज़ नॉट डिस्प्लेड द ट्रू फॉर्मूला ऑन द लेबल। कि लेबल क्या होता है, जस्ट आप कोई भी मेडिसिन उठाना उस पर जो है लिखा होता है कि पैरास्टामोल इतने mg, डाइक्लोफेनेक इतने mg, इसमें ये वाले एक्सिपिएंट है, इसमें ये वाला कलर है, इसमें ये वाली चीज़ है, तो उसी को हम बोलते हैं लेबल करना। मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन को उस पर डिस्प्ले करना पैकिंग पे। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है कि एनी पेटेंट मेडिसिन, कोई भी पेटेंट मेडिसिन जो कि पूरा अपना फॉर्मूला, पूरे जो भी इंग्रेडिएंट अगर उनको शो नहीं करती है, छिपाती है, तो वो भी इंपोर्ट नहीं की जा सकती। मतलब कि आपने जो भी जैसे भी मेडिसिन बनाई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने शो करनी होगी, लेबल करनी होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है देखिए एनी ड्रग विच क्लेम्स टू क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। शेड्यूल जे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने शेड्यूल ही पढ़े थे कि शेड्यूल जे हमारा एक ऐसा शेड्यूल होता है कि जिसमें अनट्रीटेबल डिसीज आती हैं। लाइक जैसे कि सपोज अभी फिलहाल के केस में कैंसर है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, तो ये ऐसे डिसीज हैं जिनको आप ना पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी मेडिसिन ये दावा करती है कि अगर कि मैं इसको क्योर कर सकती हूँ, तो उसके पास या तो सबूत हो या वो ऐसे क्लेम नहीं कर सकती, तो वो भी ड्रग आपकी इम्पोर्ट नहीं की जा सकती। तो सिंपल ये पॉइंट है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए एनी कॉस्मेटिक और ड्रग विच कंटेन अनसेफ और हार्मफुल सब्सटेंस। कोई भी ऐसे ड्रग जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस हो जो आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस हो सकता है, तो वो भी इम्पोर्ट नहीं किए जा सकते। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है ड्रग्स डेट आर नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मतलब कि अगर आपकी जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि आपके पास कोई स्ट्रिप है, एक टैबलेट है पैरास्टामोल की, पूरी मतलब कि स्ट्रिप है, उसमें यहाँ पे जस्ट एक टैबलेट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे एक्चुअली की बात करें तो 500 mg की है, और उसमें आपको कोई भी एक्सीपेंट आप जो भी है वो दिखा सकते हैं। अगर आप इस 500 mg को डिस्प्ले यहाँ पे 650 mg करने लग जाए, मतलब कि एक्चुअली में उसमें 500 mg है लेकिन आप बाहर शो कर रहे हैं कि उसमें 650 mg है, तो ये जो है ना एकदम इम्प्रॉपर वे है उसको डिस्प्ले करने का। तो वो भी ड्रग ऐसी जो ऐसी इस तरीके से लेबल की गई हैं वो भी इम्पोर्ट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है यानी कि कोई भी ऐसी ड्रग जो एक्सपायर हो चुकी हो, तो आप देखिए, आप ही देखो कि आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं कि आप एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन को ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो सिंपल वही है कि ड्रग आफ्टर एक्सपायरी डेट कांट इम्पोर्टेड। लास्ट में है कि एनी ड्रग और कॉस्मेटिक हुज इम्पोर्ट इज प्रोहिबिटेड। ऐसी ड्रग जिन पर बैन लगा रखा है सरकार ने। कई बार कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि एक बार डिस्प्रिन एस्पिरिन पे बैन लगा था बीच में, फिर वो अब चल भी रही है। तो ऐसी भी ड्रग जो बैन लगा देती है सरकार, उनको भी आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो ना सारी ऐसी ड्रग की लिस्ट मैंने बताई है कि जिनको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिन पर प्रोहिबिशन लगा होता है। तो पहला आपका ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है, क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट। कि लाइसेंस के अंडर, परमिशन के अंदर आप कौन कौन सी मेडिसिन को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा वो आपने यहाँ पे समझाना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से समझते हैं कि हेडिंग हमारी यहीं वही डली है कि देर आर फॉलोइंग ड्रग विच कैन बी इम्पोर्टेड अंडर लाइसेंस डेट ग्रांटेड बाई लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस अथॉरिटी लाइसेंस को इशू कराती है और उसी की मदद से हम जो है इम्पोर्ट कर पाते हैं। तो पहली टाइप की ड्रग है देखिए वो है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 एक्सक्लूडिंग शेड्यूल एक्स। कि शेड्यूल सी और C1 को आप याद करो, मैंने देखिए शेड्यूल पढ़ाए थे। सी बोले तो C फॉर कैट, एंड कैट मीन्स होती है बिल्ली। बी बोले तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी कि C और C1 जो हमारे सारे शेड्यूल हैं उन दोनों में जो है हमारी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया, इंसुलिन हो गया, हार्मोन वगैरह, और भी हमारी ऐसे प्रोडक्ट जो हमको पेड़ पौधों से या जंतु से मिलते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कहे जाते हैं। तो अगर आप उन ड्रग को मंगाते हैं एक्सक्लूडिंग शेड्यूल एक्स, एक्स में वो हमारी ड्रग आती हैं। आप जैसे मैंने एग्जांपल फनी वे में समझाया था, एक्स बोले तो EX यानी कि आपकी एक्स, मतलब कि जिन जो हावी हो जाती हैं दिमाग पे, जो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, तो ऐसी ड्रग को अगर हम निकाल दें, तो अगर आपने केवल C और C1 की ड्रग मंगानी है तो उसका एक अलग लाइसेंस होगा।
सेकंड है हमारी ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, कि ऐसी ड्रग जो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, जिनको आपको नशा हो जाता है, आदत लग जाती है, जैसे आपकी एक्स की आपको शायद आदत लगी होगी जस्ट एग्जांपल के तौर पे, तो ऐसी ड्रग के लिए एक अलग लाइसेंस चाहिए होगा अगर आप ऐसी ड्रग को इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग इम्पोर्टेड फॉर टेस्ट और एनालिसिस और एग्जामिनेशन। कुछ जो ड्रग है स्मॉल क्वांटिटी में एग्जामिनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए या कोई भी एनालिसिस करने के लिए दूसरे कंट्री से मंगाई जाती हैं। सपोज करो कि अमेरिका ने कोई ड्रग या बोल तो इंडिया ने हमारे कोरोना के टाइम पे कुछ ड्रग यहाँ पे मतलब या वैक्सीन डिस्कवर कर ली। अब कोई दूसरा कंट्री हमसे पूरी उसकी टेक्निक मांगे कि आपने कैसे डिस्कवर करी, कैसे आपने मतलब कि इसको बनाया है, तो वो जो सारी प्रोसेस है या उसकी टेस्टिंग करने के लिए कुछ क्वांटिटी में वो दूसरे अगर कंट्री में वो मंगाएं तो वो भी हमारा क्या कहा जाएगा, यहाँ पे एक तरीका हो जाएगा इंपोर्टिंग के लिए या बोलते हो एक्सपोर्टिंग के लिए। जस्ट मैं दूसरे कंट्री के हिसाब से बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए पॉइंट वो है ड्रग फॉर पर्सनल यूज़ या बोलते हो प्रिस्क्राइब्ड बाय आरएमपी। कुछ जो ड्रग है ना जिसकी कोई सीरियस आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी मेडिसिन लाइक कैंसर की मेडिसिन या किसी और बड़ी बीमारी की मेडिसिन बाहर कंट्री किसी बड़े कंट्री में ही मिलती है। तो अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कि ये मेडिसिन आपको विदेश से ही आएंगी तो तब भी आपने इंपोर्ट कराने के लिए एक अलग परमिशन चाहिए होगी, अलग एक फॉर्म वगैरह भरना होगा। लास्ट में है एनी न्यू ड्रग। न्यू ड्रग कहने का मतलब ये नहीं है कि उसका ट्रायल वगैरह अभी चल ही रहा है, नहीं, वो सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, बस वो पब्लिक नहीं हुई है। तो ऐसी ड्रग को भी आप इंपोर्ट करा सकते हैं, उसका भी एक अलग प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके 5 तरीके हैं मेडिसिन को मंगाने के। और इसके अलावा देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ जो मेडिसिन है ना वो स्टैंडर्ड जो लेवल की होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, उनको ना कई बार आप बिना लाइसेंस के भी मंगा सकते हैं। तो अगर पढ़ा हो, आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ, आपने एक शेड्यूल डी पढ़ा होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ शेड्यूल डी, कि यहाँ पे लिखा था कि दिस कंटेंस दोज ड्रग विच कैन इम्पोर्टेड विदाउट एनी स्पेशल प्रोविज़न। मतलब कि ऐसी ड्रग जिनको आप विदाउट गवर्नमेंट के प्रोविज़न के मंगा सकते हैं, विदाउट लाइसेंस के मंगा सकते हैं, वो शेड्यूल डी में आती थी। तो कुछ मेडिसिन को आप बिना लाइसेंस के भी मंगा सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको मेंशन करते हूँ। बाकी बात करते हैं यहाँ पे हम बारी बारी से कि अगर आपने सी और C1 इन कैटेगरी की मेडिसिन को मंगाना है तो कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे क्या आपकी कंडीशंस होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पहला है देखिए वही, यानी कि इम्पोर्ट ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग, जिनको हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं कि अगर आपने लाइसेंस चाहिए तो आपने क्या क्या चीज़ को फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है कि लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर स्टोरेज। देखिए लाइसेंसी कहने का मतलब है कि ऐसा पर्सन जिसको लाइसेंस चाहिए, जो लाइसेंस अवेल करना चाहता हो, तो उसके पास ना पहली बात तो स्टोरेज कंडीशन अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो सारी फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए। दूसरा कि लाइसेंसी मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। वो सारे इम्पोर्ट का वो रिकॉर्ड मेंटेन करें कि कौन सी मेडिसिन आई है और आने के बाद वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो उसको हम रिटर्न कर सकें। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट की लाइसेंसी मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमिसेस वेयर इम्पोर्टेड ड्रग स्टोर। कि जहाँ पर भी आपने मेडिसिन को स्टोर करा है तो वहाँ पे कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन कर सकता है, चेक कर सकता है कि क्या आपने चीज़ यहाँ पे स्टोर की है और किस तरीके से यहाँ पे स्टोर किया है, क्या क्वालिटी की मेडिसिन यहाँ पे आपने स्टोर की है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने अलाउ करनी होगी तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। नेक्स्ट है कि लाइसेंसी सेल सप्लाई द सैंपल ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन या टेस्ट और एनालिसिस। कई बार देखिए गवर्नमेंट जो लैब वगैरह होती है तो वहाँ पर भी आपने जो है सैंपल आपने सप्लाई करने होते हैं कि आपने कौन सा सामान मंगाया है या बोलते कौन सी मेडिसिन मंगाई है, तो वो भी आपने सप्लाई करनी होंगी अगर आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और लास्ट में कि अगर आपने लाइसेंस चाहिए तो आपने फॉर्म नंबर 9 के अंदर जो है सारा कुछ ये भरना होगा, देन आपको जो है शेड्यूल C एंड C1 के लिए आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, आपके पास ये सारी कंडीशंस यहाँ पे होनी चाहिए। अब हम सेकंड बात करते हैं ऐसी ड्रग जो कि हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, जिनको हम शेड्यूल एक्स की ड्रग भी बोलते हैं। आप फनी वे में याद रख सकते हैं, जिसकी एक्स बोले तो आपकी एक्स, जिसकी आदत पड़ जाती है, या बोले तो जो दिमाग पे काम करते हैं, तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हम इनको बोलते हैं। अगर आपने इनको इंपोर्ट करना है किसी दूसरे कंट्री से तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपने यहाँ पे फॉलो करनी होगी, मतलब कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि लाइसेंसी, यानी कि जो पर्सन लाइसेंस लेना चाहता है उसके पास एडिक्वेट यानी कि पूरे अच्छे तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, सारी वहाँ पे सुविधा होनी चाहिए। और इसके बाद एक सेकंड पॉइंट है कि एप्लीकेंट मस्ट बी रेपुटेबल इन द ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस।
कि जो भी बंदा इस लाइसेंस को लेना चाहता है ना, वो रेपुटेटेड होना चाहिए, मतलब कि उसकी कंपनी एकदम अच्छी खासी जानी मानी कंपनी हो, उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन हो और वो ट्रेडिंग में अच्छा खासा हो। मतलब कि ऐसा समझो कि वो कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाती हो, ऐसा नहीं कि आप नकली सामान बेच रहे हैं या आप पे कोई दाग धब्बा लगा हुआ है किसी भी मतलब कि स्पैम का या किसी भी चीज़ का, तो आप यहाँ पे शेड्यूल एक्स का लाइसेंस नहीं ले सकते। नेक्स्ट है कि लाइसेंस अथॉरिटी में रेफ्यूज़ टू ग्रांट द लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस है उसको लाइसेंस अथॉरिटी रेफ्यूज़ कर सकती है। कब कर सकती है? पहला पॉइंट है कि इफ़ एप्लीकेंट फेल टू कंप्लाई विद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कि अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को आप पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, किसी भी प्रोविज़न को नहीं मानते हैं, तो वो उसको रेफ्यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट है कि इफ़ एप्लीकेंट प्रीवियसली लाइसेंस वाज कैंसिल्ड, अगर आपका कोई पुराना लाइसेंस हो वो कैंसिल कर दिया गया है और आप दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ना आपको नया लाइसेंस भी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो यह है कुछ कंडीशन शेड्यूल एक्स की ड्रग को मंगाने के लिए आपने कैसे लाइसेंस यहाँ पे, ये सारी चीज़ आपको करनी होगी। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे थर्ड, वो है इम्पोर्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट और एनालिसिस। जैसे कि मैंने बोला कि कोई मेडिसिन सपोज दूसरे कंट्री ने यानी कि अमेरिका ने बना ली है और उसकी प्रोसेस हमको नहीं पता है, तो आपने उस कुछ क्वांटिटी में मंगाया, स्मॉल क्वांटिटी में आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, उस पर एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि कैसे वो बनाई है, कैसे वो काम करती है, तो वो भी एक तरीके का हमारा इम्पोर्ट होता है स्मॉल क्वांटिटी में। तो इस टाइप का इंपोर्ट के लिए आपने अंडर लाइसेंस, आपने फॉर्म नंबर 11 इसके अंडर लाइसेंस जो है वो मंगाना होगा या उसके लिए अप्लाई करना होगा। और उसकी एलिजिबिलिटी यही हो कि आप जो है देखिए इंपोर्ट जो ड्रग आप करने वाले हैं सारा उसका आप रिकॉर्ड मेंटेन करें। दूसरा है कि लाइसेंसी मस्ट यूज इम्पोर्टेड ड्रग ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर इम्पोर्टेड, कि जो भी मेडिसिन आप मंगा रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए, मतलब कि एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उन पे टेस्ट ही करें। आपकी पूरी देखिए क्वांटिटी को जो है मेज़र किया जाएगा कि कितने का आपने टेस्ट किया, कितनी बची है, आपने उसको किसी को बेचना नहीं है, सप्लाई नहीं करना है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और पॉइंट है कि लाइसेंसी मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द स्टोरेज एरिया वेयर द इम्पोर्टेड ड्रग आर स्टोर्ड, कि जहाँ पर भी इम्पोर्टेड ड्रग स्टोर किया आपने, तो वहाँ पे कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आ सकता है, आपने उनको अलाउ करना होगा। तो ये कुछ शर्तें हैं अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में मेडिसिन मंगा रहे हैं टेस्टिंग कराने के लिए। नेक्स्ट है कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ कहने का क्या मतलब है कि किसी भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर दिया है, आपको बहुत ही सीरियस कोई बीमारी है और उसकी मेडिसिन इंडिया के अंदर नहीं मिलती हैं और वो बाहर से आती हैं, तो उसके लिए भी आपने जो है लाइसेंस इशू कराना होगा। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि देखिए सबसे पहला कि अप टू 100 डोज इम्पोर्टेड, केवल 100 डोज मैक्सिमम आप इम्पोर्ट करा सकते हैं एक टाइम में। और उसके लाइसेंस के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म 12A और 12B ये जो है फिल करने होंगे, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि ड्रग मस्ट बी फॉर पर्सनल यूज़, वो केवल पर्सनल यूज़ के लिए ही मंगाई जानी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि आप उन पर टेस्टिंग करने लग रहे हैं या आप ऐसे ही मेडिसिन कॉपी करके बनाने लग रहे हैं, तो वो आपने ऐसा नहीं करना है। थर्ड वन की ड्रग मस्ट बी डिक्लेयर टू द कस्टम कलेक्टर इफ सो डायरेक्टेड, कि अगर मेडिसिन आ रही है, अगर आप कोई भी वहाँ पे चेक वगैरह करने लग जाता है, तो आपने सारा कुछ बताना होगा कि ये इस काम के लिए है, मेरे पास ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, आप इनको अलाउ कीजिए। तो ये है आपको किसके लिए, पर्सनल यूज़ के मेडिसिन को मंगाने के लिए। तो क्लियर हो गया। अब लास्ट में है देखिए इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग। देखिए न्यू ड्रग कहने का मतलब है कि वो ड्रग जो है ट्रायल के दौरान नहीं है, मतलब कि सारी चीज़ें उसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे प्रूफ वगैरह हैं और वो अभी पब्लिक नहीं हुई है, पूरी तरीके से मार्केट में नहीं आई है, तो आप उन मेडिसिन को भी मंगा सकते हैं। उसके लिए देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि ए रिटन परमिशन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ न्यू ड्रग, कि एकदम रिटन एक परमिशन चाहिए होगी लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से, तभी आप उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। ये सारे एविडेंस रिक्वायर्ड होते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्वालिटी क्या है, प्यूरिटी के लिए, क्वालिटी के लिए, क्लिनिकल ट्रायल, सेफ्टी, सारे जो एविडेंसेज हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पे चाहिए होंगे अगर आप न्यू किसी भी मेडिसिन को इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए अभी आपने देखा कि कैसे आप कौन कौन सी मेडिसिन को मंगा सकते हैं और आपने कौन कौन से लाइसेंस या तो परमिशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब लास्ट में देखते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। ऑफेंसेस मतलब कि आप क्या गलती करते हैं और पेनल्टी मतलब कि आपको क्या दंड देना पड़ेगा, मतलब कि किस रूल के उल्लंघन करने से आपने कौन सी पेनल्टी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल लिखा हुआ है पेनल्टीज़ एंड ऑफेंसेस। तो देखिए पहला ऑफेंस है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे मैंने पेनल्टी लिखी है। पहला है कि इंपोर्ट ऑफ अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग या कॉस्मेटिक डेट कंटेन हार्मफुल इंग्रेडिएंट, कि अगर आप ऐसी मेडिसिन को इंपोर्ट करते हैं जो कि मिलावटी हैं या बोले तो वो स्पूरियस हैं, नकली हैं, उनमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट हैं,
तो आप पकड़े अगर जाते हैं तो आपको कौन सा दंड देना होगा। देखिए पेनल्टी की बात करें, अगर आप फर्स्ट टाइम पकड़े जाते हैं, अगर आप फर्स्ट विक्टिम है तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और आपको 5,000 रुपये का फाइन जुर्माना यहाँ पे देना होगा। ये तब है अगर आप फर्स्ट टाइम पकड़े जाते हैं। अगर आप कई बार पकड़े जाते हैं या दूसरी बार पकड़े जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। तो दूसरी बार में आपको 5 साल की जेल होगी प्लस 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, या दोनों चीज़ हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑफेंस की इंपोर्ट ऑफ अदर प्रोहिबिटेड ड्रग, कि कुछ अदर ड्रग मतलब कि जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी हैं, लाइक जैसे सपोज जैसे एस्पिरिन वगैरह बैन की थी, या कोई और भी नार्कोटिक ड्रग हमारी बैन कर रखी है, अगर आप उसको इंपोर्ट करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको 6 महीने तक की जेल होगी और 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों चीज़ साथ में हो सकती हैं। अगर आप बार बार करते हैं यही काम और फिर दोबारा पकड़े जाते हैं तो आपको फिर 1 साल की जेल हो सकती है और 1,000 रुपये अपने जुर्माने के यहाँ पे देने होंगे। तो यह है पेनल्टी। एंड लास्ट में है देखिए इंपोर्ट ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक अगेंस्ट एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 10A, कि सेक्शन 10A अगर इसके अंडर कोई नोटिफिकेशन आ रखा है कि आपने भाई ये वाली मेडिसिन या तो ये वाला प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करना है, और आप फिर उसके बावजूद भी उसके अगेंस्ट जाकर के अगर आप उसको इंपोर्ट करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको देखिए 3 साल तक की जेल हो सकती है, 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। अगर आप बार बार यही काम करते हैं, दोबारा से पकड़े जाते हैं तो 5 साल तक की आपको जेल हो सकती है और आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। तो अभी देखिए हमने जो कवर करा है ना पूरा ये देखा है कि कैसे आपने ड्रग को इंपोर्ट करना है, कौन कौन से ड्रग आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, कौन कौन से लाइसेंस यहाँ पे परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, हर एक टाइप की मेडिसिन हमने यहाँ पे देखी थी, एंड लास्ट में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए अभी जो है ना आपने यूनिट फर्स्ट के जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे देखे हैं, मोस्टली 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, बाकी यहाँ से ना शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमने शॉर्ट में कवर ही कर लिए हैं। एंड अब यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड जो कि यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट है, जिसमें हमको शेड्यूल के बारे में ना डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो वो सिंपल हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि आपकी यूनिट सेकंड है। तो देखिए यूनिट सेकंड में जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में, देखिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है राइट इन डिटेल अबाउट शेड्यूल एम। शेड्यूल एम के बारे में डिटेल में बताना है, या फिर पूछ लिया जाता है कि राइट द जीएमपी गाइडलाइन इन द शेड्यूल एम। तो यहाँ पे ना देखिए कई सारे जो शेड्यूल है ना वो दे रखे हैं, उनकी ना डिटेल स्टडी यहाँ पे दे रखी है, GHMNPTUVXY ये जो ना सारे यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल एम, तो यहाँ पे हम उसको देखने वाले हैं। तो ये मैंने ना ऑलरेडी कवर ही कर रखा है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को मर्ज कर दूंगा। इम्पोर्टेंट है ना वो है आपका शेड्यूल एम, जो कि डिटेल में 10 मार्क्स में 7 मार्क्स में बार बार यहाँ पे पूछा गया है। तो एम को याद करना है, M4 होता है मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बनाना, कि जो मेडिसिन आपकी बनती हैं किसके अंदर बनती हैं, एक फैक्ट्री के अंदर, प्रीमिसेस एक परिसर के अंदर वो बनती हैं। तो उसके लिए ना कुछ गाइडलाइन हो, कुछ प्रोविज़न हो, कुछ नियम कानून हो, तो वो जो सारे आते हैं ना वो शेड्यूल एम के अंदर आते हैं। ठीक है। और वही जो रूल रेगुलेशन होते हैं, नियम कानून जो होते हैं ना, अगर हम उसको एक नेम दे दें तो उसी को हम GMP कह देते हैं। तो लिखा है कि शेड्यूल एम इज फॉर GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने की, केवल न केवल एलोपैथिक मेडिसिन के लिए होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी रूल एंड रेगुलेशन जो आते हैं ना वो केवल एलोपैथिक मेडिसिन के लिए होते हैं। वहाँ पे कोई भी आयुर्वेदिक, सिद्धा या यूनानी मेडिसिन को आप यहाँ पे नहीं बना सकते इन रूल के अकॉर्डिंग। उसके जो रूल्स वगैरह हैं या बोलते उसके जो प्रोविज़न जो है ना वो शेड्यूल नंबर T में हम देखेंगे, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं लेकिन थोड़े से वहाँ पे चेंजेस हैं। ठीक है। तो ये शेड्यूल एम में क्या आ रहा है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग के रूल रेगुलेशन या कह सकते हैं वहाँ पे प्रोविज़न आप बोल सकते हैं, यानी कि नियम कानून। तो GMP क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं बताऊं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसको वैसे आप 6th सेमेस्टर में अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में समझो कि GMP ना एक हमारा एक ऐसा रूल का सेट होता है जो हमको ना स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, या बोल तो नियम कानून बना करके देता है कि वो जो भी मैन्युफैक्चरर है यानी कि जो भी इंडस्ट्री वाले हैं उनको फॉलो ही करने पड़ेंगे। तो लिखना है कि GMP प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग that must be followed by manufacturers to ensure the quality, safety and efficacy of drug। कि GMP ने एक रूल होता है, एक सेट होता है रूल्स का, जो कि मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, ताकि जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, मेडिसिन बन रही है, वो क्वालिटी बने, क्वालिटेटिव बने, मतलब कि एकदम क्वालिटी अच्छी हो, सेफ बने और उसकी एफिकेसी अच्छी हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो शेड्यूल एम में उसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रीमिसेस के लिए, प्लांट के लिए, वो बारी बारी से आपने यहाँ पे डिटेल में समझनी है। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लोकेशन एंड सराउंडिंग। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है ना बिल्कुल भी ना रटना मत। मैं जस्ट आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जस्ट एज्यूम करो कि आपने एक इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं।
तो जस्ट एज्यूम करो कि मैं खुद की एक फार्मेसी वाला के नेम से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ना मैं यही देखूंगा कि उसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना जो जीएमपी जो है तो उसने पहले ही मेंशन कर रखा है कि आपकी जो फैक्ट्री है ना उसकी जो लोकेशन है वो पहले तो शहर के थोड़ा बाहर हो। शहर के अंदर होगी मतलब कि पोल्यूशन वगैरह कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेगी। एंड दूसरा कि वो वहाँ पे थोड़ा क्लीन एरिया में हो, कोई भी वहाँ पे ना ड्रेनेज का सिस्टम ना हो, कोई वहाँ पे आपका गंदा पानी वगैरह सेवेज का पानी वगैरह ना आता हो। तो ऐसी उसकी सराउंडिंग या लोकेशन होनी चाहिए। तो ये नियम और कानून कौन दे रहा है? जीएमपी दे रहा है, जो कि किसके अंदर आते हैं? शेड्यूल एम के अंदर आते हैं। तो पहला पॉइंट होगी लोकेशन एंड सराउंडिंग, जो कि फैक्ट्री की जो सराउंडिंग है, लोकेशन है, वो क्लीन और सैनिटरी प्लेस पर होनी चाहिए, ताकि जो सैबेज का या ड्रेनेज का जो पानी वगैरह आता है उससे वो दूर रहे। ठीक है। सेकंड है कि बिल्डिंग की शेड्यूल एम में या कहीं तो जीएमपी में ये मेंशन है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कैसी बनी होनी चाहिए, कैसे कैसे उसमें फ्लोर या बोले तो वॉल वगैरह होनी चाहिए। तो पहला है कि आपकी बिल्डिंग जो बनी है वो एकदम क्लीन और हाइजीनिक हो, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा कि वहाँ पे ना एडुकेट स्पेस हो, यानी कि जितने भी काम आप वहाँ पे कर रहे हैं तो वर्कर अच्छे से उनको परफॉर्म कर सकें, इतनी वहाँ पे जगह होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो वॉल जो होती हैं, जो दीवारें जो होती हैं वो एकदम चिकनी हो, स्मूथ हो और वाटर रेजिस्टेंट हो, वो उसमें सीलन वगैरह ना चढ़ती हो। नेक्स्ट है कि जो फ्लोर जो है आपकी जो बिल्डिंग है उसके वो स्मूथ होने चाहिए, वहाँ पे नीचे टाइल वगैरह या अच्छा सा फर्श होना चाहिए। एंड ईजिली क्लीनेबल हो, वो जल्दी से साफ़ हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड प्रॉपर फायर सेफ्टी, कि वहाँ पे ना पूरा पानी के निकलने का एकदम इंतज़ाम होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। अगर आग वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे ना प्रॉपर फायर सेफ्टी के लिए भी पूरी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो यह है बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए वो है वाटर सप्लाई, कि वाटर जो है ना एकदम एडिक्वेट, यानी कि जितनी भी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में आना चाहिए, एकदम प्योर हो, क्योंकि आप ना उनको या तो मेडिसिन में यूज़ करोगे या फिर वहाँ पे भी आप उसको फिर भी प्रॉपर ठीक ही करोगे वाटर को, लेकिन पीने के हिसाब से वो अच्छा पानी वहाँ पे आना चाहिए। तो ये है वाटर सप्लाई। नेक्स्ट है वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट जो भी आपका निकल रहा है कंपनी का वो ऐसे ही आपने नहीं फेंक देना है, उसका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर आपने हाइजीन को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे वो लिखा है। नेक्स्ट है कि वर्किंग स्पेस, प्रॉपर जो भी आप काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया आपका प्रॉपर वहाँ पे होना चाहिए। एंड अगर आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसी के अंदर आपने सोना वगैरह नहीं है, स्लीपिंग के लिए आपने या प्राइवेट रूम अलग रखने होंगे। तो ये यहाँ पे है रिक्वायरमेंट वर्किंग स्पेस के लिए। नेक्स्ट वो है हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ स्टाफ, जो भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि उसकी हेल्थ, कि उसको ना कोई भी ना एक ऐसी डिसीज़ ना हो कि वो एक दूसरे में फैलती हो, या बोले तो कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। उसकी जो क्लोथिंग, अगर ड्रेस कोड की बात करें तो जो कंपनी ने दी है, जो फैक्ट्री की है, वो होनी चाहिए और एकदम वो साफ़ हो, मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह वो नहीं लाता हो, या बोले तो गंदे कपड़े ना पहनता हो। सैनिटेशन का या बोले तो पर्सनल हाइजीन का वहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सिंपल वही लिखा है कि ऑल वर्कर्स शुड बी हेल्दी एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, दे शुड वियर क्लीन यूनिफॉर्म या क्लॉथ। ठीक है। नेक्स्ट है मशीनरी, जो भी मशीनरी, देखिए मेडिसिन बनाने को मशीनरी की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो जो भी मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जो कि मतलब मेंशन होते हैं कि भैया ये तो कंपलसरी है ही, आपकी फैक्ट्री में होने ही चाहिए, तो वो सारी ज़रूरी मशीनरी यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेडिकल सर्विस, मतलब कि आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में ना मेडिकल सर्विस भी कुछ होनी चाहिए। जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, कोई बेहोश हो जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो वहाँ पे ना फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए जल्दी कि वहाँ पे उनको ठीक कर सकें, या हॉस्पिटल पहुँचाने से पहले उनको हम मतलब कि मेंटेन कर सकें उनकी हेल्थ को। तो देयर शुड बी फर्स्ट एड फैसिलिटी फॉर वर्कर एंड मेडिकल इंस्पेक्शन, या चेकअप वगैरह आप पूरी पर ईयर पे अपने उनके जो भी वर्कर है काम करते हैं उनके चेकअप वगैरह अपने हर साल पे कराते रहना है, क्योंकि वो ना मेडिसिन यानी कि केमिकल के साथ काम कर रहे हैं तो उनको ना प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड नेक्स्ट देखिए पॉइंट यहाँ पे देखिए वो है रॉ मटेरियल। देखिए मेडिसिन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल आते हैं तो वहाँ पे एकदम क्वालिटी रॉ मटेरियल आनी चाहिए, एकदम मतलब कि वो ठीक ठाक हो। तो सिंपल लिखा है कि द मैन्युफैक्चरर शुड चेक द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उनकी वो क्वालिटी को चेक करें जो भी मेडिसिन को बनाने में यूज़ हो रहे हैं रॉ मटेरियल। एंड उनको ना प्रॉपर ना रिकॉर्ड रखना है, मतलब कि जिस भी रॉ मटेरियल से आप मेडिसिन बना रहे हैं ना उसका आप रिकॉर्ड रखें। अगर बाई चांस आगे चल के उसमें कोई मेडिसिन में कुछ खराबी आती है, कोई साइड इफेक्ट आते हैं, तो आप उस रॉ मटेरियल वाले को पकड़ सकें या उससे जांच करवा सकें। ठीक है। तो आपने रिकॉर्ड रखना है, शेड्यूल यू के अंदर ये आता है। नेक्स्ट वो है स्टेराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, जो स्टेराइल जो प्रोडक्ट होते हैं जिसके आपके इंजेक्शन होते हैं, पेरेंट्रल सारे प्रोडक्ट, और आई के लिए, आँख के लिए जो बनते हैं, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो स्पेशल एरिया में की जाती है। उनका ना एक अलग रूम होता है, स्टेराइल एरिया जिसको हम बोलते हैं।
तो वो वहाँ पे होना ही चाहिए। तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट देयर शुड बी सेपरेट एनक्लोज्ड एरिया विद द एयर लॉक सिस्टम। वहाँ पे ना जो एयर भी है ना वो एकदम हेपा फिल्टर के थ्रू ही जानी चाहिए, कोई भी माइक्रो वगैरह डायरेक्टली वहाँ पे एंटर ना करें। तो इस तरीके से स्टेराइल प्रोडक्ट की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कंटेनर्स क्लीनिंग। जो कंटेनर्स हैं जो यहाँ पे फिल किए जाते हैं मेडिसिन बनने के बाद में, तो उनका ना प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए वॉशिंग करने के लिए, क्लीन करने के लिए और सुखाने के लिए। जो भी बॉटल्स होते हैं, बाइल्स होते हैं, जार होते हैं, तो ये भी उसमें सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए वो है BMR। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने इसको ना आप 6th सेमेस्टर में BMR और MFR को ना डिटेल में समझोगे। शॉर्ट में समझो, देखिए बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। जो भी आप बैच बना रहे हैं ना, देखिए मेडिसिन बैच वाइज बनती है, वहाँ पे प्रॉपर बैच नंबर लिखा होता है। तो आपने ना उस बैच का ना रिकॉर्ड रखना है कि कुछ कौन सी मेडिसिन आपने बनाई, किस डेट को बनाई, किस किस वहाँ पे वर्कर ने काम किया, कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए, ताकि कोई भी दिक्कत आने पे उसको तुरंत वहाँ पे रिकॉल किया जा सके, है ना। तो मैन्युफैक्चरर शुड मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बैच फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट देखिए वो है हमारा मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। मास्टर फॉर्मूला यानी कि MFR। तो ये ना आप बोल सकते हैं ना, हमारे पास ना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जो कि हमने ना IP इंडियन फार्माकोपिया या कोई भी फार्माकोपिया से लेना होता है। आप बोल सकते हैं कि आपने सपोज पैरासीटामोल टैबलेट बनानी है, तो आपके पास ना उसका ना MFR होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, और उसी को फॉलो कर करके आपने वहाँ पे मेडिसिन बनानी है। तो वो आपके पास होना ही चाहिए बनाने से पहले। नेक्स्ट वो है डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, कि जब मेडिसिन बन जाती है ना तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में, तो वो कहाँ कहाँ जा रही हैं उसका भी आपके आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। बाई चांस ना किसी मेडिसिन में, किसी बैच में कोई ख़राबी आ गई है, मतलब कि साइड इफ़ेक्ट आ गए हैं और उसकी ना कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो आप तुरंत उसको ना दोबारा से ना रिकॉल कर सको, बैच को वापस मार्केट से मंगा सको, ताकि कोई और की भी कोई जान वगैरह ना जाए। तो उसकी वजह से ना आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड भी यहाँ पे रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वो है रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट। अगर कोई कंप्लेंट आ रही है मार्केट से, तो उसका भी रिकॉर्ड रखो कि भाई इस मेडिसिन से ना इस दिन ये कंप्लेंट आई थी, और फिर हमने उस बैच को ना दोबारा से मार्केट से ना वापस मंगाना है, और देखना है कि उसमें किसी और की जान वगैरह ना चली जाए। तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। लास्ट में है क्वालिटी कंट्रोल। जब मेडिसिन को हम मार्केट में बाहर लाने वाले होते हैं, तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उस पर किए जाते हैं। तो उसके लिए ना एकदम सिस्टम अलग होना चाहिए, एक अलग सेक्शन होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी से वो मतलब कि अप्रूव होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सारा शेड्यूल M के अंदर। तो ये ना सारी गाइडलाइन आप समझ सकते हैं, रूल समझ सकते हैं, या प्रोविज़न समझ सकते हैं कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो यही होता है शेड्यूल M। और इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है राइट इन ब्रीफ अबाउट होलसेल लाइसेंस एंड रिटेल सेल लाइसेंस, जो कि 7 मार्क्स में हमारे क्वेश्चन बनता है। तो सिलेबस में देखिए हम बात करें तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, आप देखोगे यहाँ पे है सेल ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे ना देखिए 3 लाइसेंस चाहिए होते हैं, या बोल तो आप यहाँ पे इशू करा सकते हैं होलसेल लाइसेंस, रिटेल सेल लाइसेंस एंड रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पूछे हैं, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं उनकी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो टॉपिक है देखिए वो है सेल ऑफ ड्रग। पहले हम समझते हैं कि सेल क्या होती है, एंड उसको सेल करने के लिए यानी कि ड्रग को सेल करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होंगे, वही आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए सेल का मतलब होता है बेचना। अगर हम यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखें तो कैसे लिखना होगा, यानी कि द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस अगेंस्ट मनी। किसी भी प्रोडक्ट की या बोलते किसी भी सर्विस की एक्सचेंजिंग करना मनी के बदले में, रुपयों के बदले में, वही सेल कहा जाता है। तो फार्मेसी में कैसे आपने डिफाइन करना है कि इन फार्मेसी सेल इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। मतलब कि मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक ड्रग को पहुंचाना, वही सेल कहा जाता है। यानी कि रुपयों के बदले में सारी ये चीज़ें करना, कॉमर्शलाइजेशन करना, वही सेल कहा जाता है। तो सेल जो है ना वो 2 टाइप की होती है, होल सेल एंड रिटेल सेल, जो कि आपने मार्केट में अक्सर देखी होगी। यानी कि थोक सेल, यानी कि थोक में आप सामान खरीदते हैं और फिर फुटकर जो विक्रेता होते हैं, रिटेलर जो होते हैं, उनको बेचते हैं। एंड एक होते हैं रिटेल सेल, यानी कि जो कि डायरेक्टली पेशेंट को या तो कंज्यूमर को फुटकर में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको बेचते हैं, उसको हम रिटेल सेल बोलते हैं। तो थोड़ा देखिए आपने यहाँ पे इस तरीके से समझना है, बहुत ही सिंपल ये चीज़ें आपने समझी भी होंगी पहले भी, कि देखिए आपका सामान बन रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरर के पास में जो सामान बना रहा है, मेडिसिन बना रहा है, आप उसको आपने ना कंज्यूमर तक यानी कि पेशेंट तक लेकर के आ जाना है। तो यहाँ पे ना बीच में 2 यहाँ पे आदमी काम करेंगे, एक है होल सेलर और एक है रिटेलर। होल सेलर यानी कि थोक विक्रेता,
ये सामान को ना मैन्युफैक्चरर साइड जो है यानी कि जो भी कंपनी है वहाँ से ना थोक में लार्ज क्वांटिटी में लेगा और फिर जो रिटेलर जो होते हैं फुटकर विक्रेता उनको बेच देगा। यानी कि ये जो फुटकर विक्रेता है रिटेलर जो है ना अपने को ना मेडिकल शॉप जो वाले होते हैं ना उनको आप समझ सकते हैं। और ये रिटेलर जो है होलसेलर से लेते हैं और कंज्यूमर यानी कि पेशेंट को डायरेक्टली बेचते हैं। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है। तो दोनों के लिए यानी कि एज ए फार्मेसी स्टूडेंट आप दोनों जगह पे काम कर सकते हैं, होलसेलर का भी और रिटेलर का भी। तो दोनों के लिए ना अलग अलग लाइसेंस यहाँ पे चाहिए होंगे, होलसेलिंग के लिए अलग चाहिएगा और रिटेलर के लिए अलग चाहिएगा। तो पहले देखिए हमने वही समझना है कि होलसेल का मतलब क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग ड्रग इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर। यानी कि मैन्युफैक्चरर से अगर आप लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं और फिर आप रिटेलर को उस सामान को बेचते हैं तो आप कहे जाएंगे होलसेलर, एंड यही सेलिंग कही जाएगी होलसेल। क्लियर हो गया। सेकंड है कि रिटेल सेल क्या होता है, फुटकर विक्रेता। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारी जो ड्रग जो होती है वो होलसेलर से खरीदी जाती हैं और फिर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में डायरेक्टली पेशेंट को या तो कंज्यूमर जो उनको कंज्यूम करेगा लास्ट में आपका जो एलिमेंट होगा उसको बेची जाती हैं, वो आपकी कही जाती है रिटेल सेल। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों के लिए ना एज ए फार्मासिस्ट यहाँ पे दो आपने लाइसेंस इशू कराने होंगे कि आपने कौन सा काम करना है, होलसेल वाला करना है या फिर रिटेल सेल वाला करना है। तो यहाँ पे सिंपल वही लिखा है कि ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इशू 2 टाइप्स ऑफ लाइसेंस फॉर सेल, होलसेल लाइसेंस एंड रिटेल सेल लाइसेंस। यही क्वेश्चन में डिटेल में पूछा है, यही हमने समझना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दे रखा है कि होलसेल लाइसेंस होता क्या है, जैसे कि यानी कि ऐसी लाइसेंस जो कि उन पर्सनस को या तो उन फार्मासिस्ट को ये इशू किए जाते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदना चाहते हैं और फिर रिटेलर्स को बेचना चाहते हैं। यानी कि माल बोले तो ड्रग या मेडिसिन। तो यहाँ पे देखिए कई तरीके के आपको यहाँ पे होलसेल के लाइसेंस मिलेंगे। एक है कि फ्रॉम शॉप, आपके पास एक शॉप है होलसेल की, अगर आप वहाँ से अगर आप सारा सामान बेचना और ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए अलग लाइसेंस मिलेगा। और एक आपने अक्सर देखा होगा ना कुछ हमारे ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं जिसको हम ना सेल्समैन भी बोलते हैं। नॉर्मल हम एग्जांपल से समझते हैं, इसके परचून का सामान ना कई बार आप मार्केट से जा कर के ला सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका होता है कि कुछ सेल्समैन ना गांव में या फिर छोटे छोटे कस्बों में घूमते फिरते रहते हैं, वो शॉपकीपर को ही वो ना लार्ज क्वांटिटी में सामान ला के दे देते हैं। तो उनको भी ना हम यहाँ पे बोल सकते हैं होल सेलर या बोलते हैं सेल्समैन। तो ये हमारे ना ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं जो कि मोटर व्हीकल से अपने सामान को बेचते हैं। तो ऐसा ही मेडिसिन के अंदर भी चलता है। तो अगर देखिए आप शॉप से मेडिसिन का होलसेलिंग करना चाहते हैं तो उसके 2 लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेडिसिन यहाँ पे होलसेलिंग कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1। शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग की अगर आप होल सेलिंग करोगे तो उसका एक अलग लाइसेंस चाहिए होगा। एंड इसके अलावा जो अदर जो शेड्यूल के ड्रग हैं तो उसका एक अलग लाइसेंस चाहिए होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आखिर शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर आता क्या है। देखिए मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाए थे, अगर आपने अच्छी तरीके से लेक्चर देखे हों, अगर नहीं भी देखे हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रीवियस दिखा देता हूँ कि शेड्यूल सी बोले तो होता है कैट यानी कि बिल्ली, B4 होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। इस तरीके से हमने यहाँ पे निमोनिक से याद किए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका शेड्यूल सी जो है ना उसमें ना बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक, विटामिन, सीरम, ये सारी चीज़ें। एंड C1 के अंदर आते हैं फिश ऑयल, हार्मोन, डिजिटलिस, एर्गोट ऑयल एंड एड्रेनालिन वगैरह। मतलब कि ये जो ना सारे हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गई, विटामिन होगी, सीरम हो गया, हार्मोन वगैरह हो गया। तो अगर आप उनकी होल सेलिंग करना चाहते हैं तो स्पेशली उनका एक अलग लाइसेंस होता है। एंड इसके अलावा अगर आप कोई सी भी दूसरी मेडिसिन की, जैसे कि हमारी और भी कई सारी मेडिसिन्स होती हैं, अगर आप उनकी होल सेलिंग करना चाहते हैं तो उसका एक अलग लाइसेंस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं जहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे 2 लाइसेंस हो गए। अब सेम यही केस है कि अगर आप मोटर व्हीकल से अगर ये सामान बेच रहे हैं सेम, तो उसके लिए भी 2 लाइसेंस चाहिए होंगे। शेड्यूल C1 एंड C1 की ड्रग के लिए एक अलग होगा, एंड उनके अलावा जो अदर जो कैटेगरी की ड्रग हैं उनके लिए एक अलग लाइसेंस होगा। क्लियर हो गया। अब हम पहले समझते हैं कि लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 फ्रॉम शॉप, अगर आप शॉप से ये काम करते हैं तो यहाँ पे देखोगे हेडिंग ना वही यहाँ पे डली हुई है, होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग फ्रॉम शॉप।
तो अगर आपने ये वाला लाइसेंस चाहिए होगा तो कौन कौन सी कंडीशन आपने फॉलो करनी है ना, वही कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई हैं एंड सभी का आपने वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कंडीशन है वो यहाँ पे ये लिखे कि द लाइसेंसी यानी कि एक ऐसा पर्सन या फार्मासिस्ट जो लाइसेंस को अवेल करना चाहता है, वो लाइसेंस अपना इशू कराना चाहता है, तो उसको हम यहाँ पे लाइसेंसी वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट प्रेमिसेस ऑफ नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर इन एरिया, प्रॉपर मेंटेन्ड एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग। कि देखिए अगर आपको ना लाइसेंस चाहिए ये वाला, तो आपके पास ना प्रॉपर तो शॉप होनी चाहिए जिसका जो एरिया है कम से कम तो 10 स्क्वायर मीटर होना ही चाहिए, वो प्रॉपर मेंटेन्ड हो, वहाँ पे ना ड्रग को स्टोर करने की स्टोरेज की अच्छी सी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले ये मस्ट रिक्वायर्ड चीज़ कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें रखनी होंगी। ठीक है, सेकंड है कि जो लाइसेंसी जो है ना उसको ना प्रॉपर ना रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि आपने कौन से ड्रग कब खरीदी है मैन्युफैक्चरर से और किस रिटेलर को बेची है, पूरा एड्रेस के साथ में अच्छे खासे आप अपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे कि डेट ऑफ परचेज एंड सेल, आपने किस डेट को मेडिसिन को खरीदा, फिर किस डेट को आपने रिटेलर को सेल किया है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन फ्रॉम होम परचेस्ड एंड टू होम सोल्ड, यानी कि आपने किस पर्सन से खरीदी और किसको बेची, तो दोनों का नेम एंड एड्रेस यहाँ पे आपने रिकॉर्ड करना है, एकदम पूरा रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। सेकंड नेक्स्ट देखिए वो है नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग एंड देयर बैच, कि आपने कौन सी ड्रग जो है कितनी खरीदी, कितनी क्वांटिटी उसकी बची है, कौन से बैच नंबर की खरीदी, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करनी है और कितनी किसको बेची सारे कुछ वो यहाँ पे आपने मेंटेन करना है। लास्ट में है कि नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग, किस मैन्युफैक्चरर की वो बनी हुई है, किस कंपनी की बनी हुई है, उसका भी यहाँ पे आपने नेम वगैरह रिकॉर्ड करना है। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो कि आपने फॉलो करनी होंगी, या बोले तो आपको ये फॉलो करवाने के लिए बोला जाता है अवेल करने से पहले लाइसेंस को। नेक्स्ट है कि वो है कि ड्रग शुड बी सोल्ड टू दोज रिटेलर हु हैव लाइसेंस, यानी कि रिटेल लाइसेंस, कि आप एक होलसेलर हैं तो आप ना कोई भी स्पैम वगैरह स्कैम वगैरह नहीं करें, आप ना एकदम लीगल तरीके से ना उन्हीं रिटेलर को मेडिसिन बेचें जिनके पास ना रिटेल लाइसेंस हो, प्रॉपर लाइसेंस हो। तो ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि ड्रग शुड बी परचेज्ड फ्रॉम प्रॉपर साइंड मैन्युफैक्चरर, कि जो मेडिसिन आप खरीद भी रहे हैं ना वो प्रॉपर एक अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर से आपने खरीदनी है, उसकी सिग्नेचर भी अच्छे तरीके से वहाँ पे होनी चाहिए, कोई भी वहाँ पे स्पैमिंग वगैरह का काम ना हो। नेक्स्ट है कि देखिए वहाँ लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड इन द प्रेमिसेस एंड प्रॉपर विजिबल टू द पब्लिक। आपने अक्सर देखा होगा ना जहाँ पे फार्मासिस्ट बैठते हैं फार्मेसी पे भी, या फिर होलसेलिंग की जो दुकान होती है वहाँ पर भी, तो उसके ना पीछे ना उनका वो लगा होता है कि जहाँ पे लाइसेंस एकदम डिस्प्ले होता है अच्छी तरीके से, हर एक पब्लिक को जो भी जाती है वहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे ना विजिबल होना चाहिए पब्लिक के लिए अच्छी तरीके से। तो ये इसी वजह से कि यहाँ पे एक ना कंडीशन है। नेक्स्ट है कि रिकॉर्ड जो भी आप मेंटेन कर रहे हैं ना सेलिंग का या परचेसिंग का, कम से कम 3 साल तक आपने ना उसको मेंटेन करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो ना सारी कंडीशन है जो कि आपने फॉलो करनी होती हैं अगर आपने लाइसेंस चाहिए शेड्यूल सी एंड C1 की होलसेलिंग करने के लिए। अब बात करते हैं कि इनके अलावा यानी कि शेड्यूल C एंड C1 जो ड्रग हैं उनके अलावा अगर आपने किसी और भी ड्रग की होलसेलिंग करनी है तो उसका लाइसेंस आपने अलग से अवेल कराना होगा, जिसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी हैं। सबसे पहले है कि ड्रग शुड नॉट सोल्ड टू एनी पर्सन हु डू नॉट हैव रिटेल लाइसेंस ऑफ अदर देन शेड्यूल C एंड C1 ड्रग, कि देखिए आपने ना ये इंश्योर करना है कि जैसे कि आप कौन सी कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं अदर देन C एंड C1 ड्रग, तो आपने ना जो रिटेलिंग करनी है मेडिसिन को सेल करना है तो उसी रिटेलर को करना होगा जिसके पास ऐसा ही यानी कि अदर देन C एंड C1 ड्रग का लाइसेंस होना चाहिए, रिटेल लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, एंड बाकी यहाँ पे देखिए नोट करके लिखा है कि अदर जो कंडीशन है वो सेम ऐसे ही हैं जैसे अभी आपने पिछले पेज पे देखी है, कि यहाँ पे प्रॉपर देखिए आपके पास यहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर का एकदम प्रीमिसेस होनी चाहिए, उतना एरिया होना चाहिए, स्टोरेज की कंडीशन वहाँ पे होनी चाहिए, बस वहाँ पे ना ड्रग की कैटेगरी बदली है, बाकी सारी कंडीशन सेम है। आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, यही चीज़ आपने दोबारा वहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपने और भी बड़ा क्वेश्चन बना के लिखना है। एंड आपने ना यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरर जो है उसके सिग्नेचर अच्छे से आपने कराने हैं, एंड जो भी आपका यहाँ पे लाइसेंस है उसको अच्छे से डिस्प्ले करना है ताकि पूरी पब्लिक वहाँ पे देख सके, एंड कम से कम 3 साल तक के लिए आपने जो है ना अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। क्लियर हो गया? तो अभी देखिए आपने देखा है होलसेल लाइसेंस फ्रॉम शॉप जो कि 2 कैटेगरी के आपने यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम देखते हैं होलसेल लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल। अगर आप मोटरसाइकिल नहीं बोलते तो सेल्समैन की तरह काम करते हैं, ट्रैवलिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग लाइसेंस यहाँ पे चाहिए होंगे।
तो लिखा है कि फॉर लाइसेंस ऑफ होल सेल फ्रॉम व्हीकल फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फॉलोड। यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी हैं। सबसे पहले कि जो लाइसेंस जो है मतलब कि उसकी एक व्हीकल होगी, आप मान सकते हैं कोई वहाँ पे मोटर बाइक वगैरह है, तो उसके ऊपर ना आपका लाइसेंस डिस्प्ले होना चाहिए ताकि जो भी पर्सन आपसे मेडिसिन खरीद रहा है उसको दिख सके, पूरी पब्लिक को दिख सके। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट है, उस पर मतलब कि छपा रहता है व्हीकल के ऊपर। नेक्स्ट है कि सेपरेट लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग एंड अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि इन दोनों कैटेगरी के लिए C एंड C1 के लिए अलग लाइसेंस होना चाहिए, एंड इसके अलावा जो अदर जो हमारे ड्रग है उनका एक अलग लाइसेंस होना चाहिए मोटर व्हीकल के लिए भी। एंड बाकी की जो कंडीशन है वो सेम है। बाकी की कौन सी कंडीशन, यानी कि देखिए आपने प्रॉपर जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डेट आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, किसको आप बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कौन से ड्रग बेच रहे हैं और कितनी ड्रग आपके पास बची है, और जी यहाँ पे बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरर का नेम क्या है, और जी रिटेलर का नेम क्या है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपने मेंटेन करना है। एंड आपने उसी रिटेलर को बेचनी है जिसके पास रिटेल लाइसेंस हो। मैन्युफैक्चरर जिससे आप खरीद करके लाते हैं उसके सिग्नेचर आपने अच्छे से कराने हैं। एंड इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो पॉइंट था ना कि जो डिस्प्ले होना चाहिए लाइसेंस, तो वो आपकी ना बाइक पे या जो भी आपका व्हीकल है उस पर डिस्प्ले होना चाहिए। एंड प्रॉपर 3 साल तक आपने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना बार बार उनको नहीं लिखा है, नोट करके मैंने वही चीज़ यहाँ पे डाल दी है। तो इस तरीके से ये होता है हमारे होल सेल लाइसेंस, जो कि शॉप के लिए अलग मिलता है, अगर आप व्हीकल से करते हैं तो उसके लिए अलग मिलता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड, देखिए वो है रिटेल सेल लाइसेंस। रिटेल का मतलब होता है फुटकर में अगर आप बेच रहे हैं। अब हम मोस्टली इन्हीं फार्मेसीज पे काम करते हैं जो अक्सर आपके आसपास मेडिकल स्टोर दिख जाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं रिटेलर। तो लिखा है कि दीज लाइसेंस आर इशूज टू दोज पर्सन हु परचेज मेडिसिन फ्रॉम होलसेलर एंड सेल टू द पेशेंट या कंज्यूमर डायरेक्टली। ये उन फार्मासिस्ट के लिए इशू किया जाता है जो मेडिसिन को होलसेलर से खरीदते हैं और पेशेंट को या कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचते हैं। तो यहाँ पे ना रिटेलिंग जो होती है ना मेडिसिन की, वो 2 तरीके से हो सकती है। फ्रॉम शॉप से आके खरीद सकते हैं आपके जो भी पेशेंट है, एंड दूसरा है बाई वेंडर। वेंडर का मतलब होता है ट्रेवलिंग एजेंट। ठीक है, कुछ यहाँ पे सेल्समैन भी काम करते हैं, कुछ स्पेसिफाइड ड्रग को एक स्पेसिफाइड एरिया में वो जो है ना यहाँ पे सेल करते हैं। तो शॉप यहाँ पे देखिए 3 तरीके की हो सकती हैं। ड्रग स्टोर हो सकता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यहाँ पे ये स्टोर हो सकता है, फार्मेसी हो सकती है। इन तीनों में ना माइनर सा डिफरेंस है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ कि ड्रग स्टोर एक ऐसा स्टोर जहाँ पे ना एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे जो मोस्टली जो मेडिसिन बेची जाती है ना वो ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको मिलेंगी, प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन नहीं मिलेंगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे कॉस्मेटिक जो सामान वगैरह है वो ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं ड्रग स्टोर। सेकंड है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो ये जो होते हैं ना यहाँ पे जो है ना फार्मासिस्ट, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो यहाँ पे ना ज़रूरी होता है। यहाँ पे ना जो मेडिसिन्स होती हैं आपको प्रिस्क्रिप्शन के बदले डिस्पेंस कर दी जाएंगी, लेकिन कंपाउंडिंग उनकी नहीं होगी। अच्छा, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? एक होता है डिस्पेंसिंग, यानी कि मेडिसिन्स को प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बाहर निकाल के देना, डिस्पेंस करना। एक होता है कि बहुत सी जो मेडिसिन्स है ना वो मतलब उनकी खुराक बनाना। कोई मेडिसिन मिक्स भी की जाती है मोटर एंड पेस्टल में, फिर उनकी खुराक वगैरह बनाई जाती है। तो वो काम ना ड्रगिस्ट या केमिस्ट के पास नहीं होता है, या वो नहीं होता है उन स्टोर में। ठीक है, एंड फार्मेसी यानी कि यहाँ पे जो ना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे डिस्पेंसिंग भी होती है और कंपाउंडिंग भी होती है प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल सेल फ्रॉम शॉप। अगर आप शॉप से रिटेल सेल लाइसेंस अवेल करना चाहते हैं शॉप के लिए, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है वही आपने देखनी है। तो यहाँ पे अपना रिटेल सेल कर सकते हैं ड्रग की, या तो ड्रग स्टोर के द्वारा, या फिर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के द्वारा, या फिर फार्मेसी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके के लाइसेंस होते हैं जो कि अलग अलग ड्रग की कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे शेड्यूल C एंड C1 जो कि हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, एंटीबायोटिक, हार्मोन प्रिपरेशन, या हमारे जो भी और भी विटामिन वगैरह, तो उनके लिए एक अलग लाइसेंस होगा। जो शेड्यूल एक्स की जो ड्रग हैं, शेड्यूल एक्स में क्या आती हैं, जो हमारी हैबिचुअल जो ड्रग हैं, जो हैबिट फॉर्मिंग है, जिनकी हमें आदत पड़ सकती है, नार्कोटिक ड्रग जो होती हैं, उनका एक अलग लाइसेंस चाहिए होता है। एंड इसके अलावा इन दोनों कैटेगरी के अलावा की जो बाकी की जो ड्रग हैं उनके एक अलग लाइसेंस होता है। तो 3 तरीके के लाइसेंस होते हैं।
ठीक है। तो इनको अवेल करने के लिए फॉलोइंग जो कंडीशंस है वो आपने फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहले कि आपके पास एक प्रेमिसेस होनी चाहिए, प्रॉपर एडुकेट प्रेमिसेस, परिसर यानी कि शॉप आपके पास होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर फैसिलिटी हो और स्टोर करने की फैसिलिटी हो ड्रग को, और प्रॉपर उसको सेलिंग करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइसेंसी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो लाइसेंस अवेल करना चाहता है मस्ट फुलफिल द ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल एन। अच्छा, शेड्यूल एन क्या होता है? यानी कि एन एन बोले तो न्यू, ये मैंने एक निमोनिक दिया था, एन ने बोले तो न्यू। न्यू का मतलब कि अगर आपने न्यू फार्मेसी स्टार्ट करनी है तो उसकी कम से कम मिनिमम से मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, ये कंडीशन है। नेक्स्ट है कि लाइसेंसिंग मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। यहाँ पे भी प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। आपने देखा होगा ना, जो मतलब कि मेडिकल स्टोर पे होते हैं वो मेडिसिन देने से पहले उसको लिखते हैं, कई बार वो लैपटॉप या आपका जो सिस्टम होता है उस पर भी चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कि लाइसेंसेस शुड अलाउ एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमिसेस एंड टू चेक द रिकॉर्ड, कि वो जो ना इंस्पेक्टर को अलाउ कर देने चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी DI ड्रग इंस्पेक्टर उनके शॉप पर आता है, फार्मेसी पर आता है, तो वो उनको नहीं रोकें, वो कोई भी सैंपल ले जा सकता है और किसी की वो एनालिसिस कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ड्रग ऑफ शेड्यूल H एंड शेड्यूल X, जो आपके शेड्यूल H और X की जो ड्रग हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बेची जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। एंड नेक्स्ट है कि प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग। जो शेड्यूल C एंड C1 की जो ड्रग है, तो ये हमारे बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, अगर आप उनके स्टोरेज कंडीशन देखोगे तो वो एक थोड़ी केयरिंग में रखी जाती हैं, तो वो आपने ना ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपने देखा है कि रिटेलिंग ऑफ ड्रग फ्रॉम शॉप, तो उसके लिए कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होंगे। नेक्स्ट है कि वाई वेंडर, ट्रैवलिंग एजेंट के थ्रू अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं सेलिंग रिटेलिंग, तो यहाँ पे ना केवल जो शेड्यूल C एंड C1 के अलावा जो अदर जो ड्रग हैं उन्हीं को यहाँ पे आपका जो ट्रैवलिंग एजेंट वो बेच सकता है, तो उसके लिए भी ना लाइसेंस अवेल करना होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि समटाइम्स ड्रग आर सोल्ड बाय वेंडर हु डू नॉट हैव ए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जो मतलब कि ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये जो हमारे वेंडर जो होते हैं उनको भी लाइसेंस जो है ना इशू कराना होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। यहाँ पे ना अदर देन C एंड C1 जो ड्रग हैं उनको ही आप बेच सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे रिटेलिंग लाइसेंस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे चीज़ें कवर हो गई हैं, लेकिन एक और यहाँ पे टॉपिक है वो है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होता है। देखिए रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे वर्ड जुड़ा हुआ है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है यानी कि कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो ये जो लाइसेंस है ना ये ऐसे पर्सन को एक इशू किया जाता है जो कि क्वालिफाइड नहीं है, मतलब कि फार्मासिस्ट नहीं है, और ना ही उसके पास कोई फार्मासिस्ट रहता है या वो किसी के सुपरविजन में रहता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो लिखा है कि दिस लाइसेंस इज इशूड टू दोज एप्लीकेंट हु वांट टू सेल ड्रग विदाउट द सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन, जो मेडिसिन को बेचना चाहता है विदाउट सुपरविजन ऑफ एनी क्वालिफाइड पर्सन। तो ये जो है ना इसको अगर आपने इशू कराना है तो ये जो है ना फॉर्म नंबर 20 एंड 21 ये आपने फिल करना होगा। एंड इसका बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका हाईलाइटेड है, जिसका मतलब है कि ये जो लाइसेंस है ना केवल उन्हीं ड्रग के लिए एप्लीकेबल होता है जो विदाउट एनी क्वालिफाइड पर्सन के सुपरविजन के बिना बेची जा सकती है। मतलब कि कोई ज़्यादा सुपरविजन की उनको ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि ओवर द काउंटर मेडिसिन हुई या मल्टीविटामिन वगैरह हुए या कोई अदर प्रोडक्ट हुआ, तो उन्हीं के लिए ये लाइसेंस रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो है ना यहाँ पे इशू कराना होता है। तो ये जो है ना क्या होता है, कोई भी देखिए यहाँ पे लिखा है कि दिस लाइसेंस इशूज टू पर्सन फॉर दोज ड्रग whose सेल डज नॉट नीड टू बी सुपरवाइज्ड बाय एनी क्वालिफाइड पर्सन, यानी कि केवल उन्हीं मेडिसिन के लिए कि जिनको बेचने के लिए किसी भी क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके साथ में देखिए अगर कोई भी ट्रैवलिंग एजेंट के लिए आपका रेस्ट्रिक्ट लाइसेंस दिया जाता है तो पूरा बोनाफाइड बनता है जो भी फर्म का वो आदमी है या जो भी कंपनी का वो आदमी है। तो ये होता है आपका रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, क्या आप गलती करोगे क्या आपको यहाँ पे सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए वही ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो देखिए ये चीज़ें ना आपको एज ए फार्मासिस्ट या बोलते तो फार्मेसी स्टूडेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने भी आगे यही काम करना है, मेडिसिन को सेल करना है, होलसेल करना है, सारा कुछ। तो यहाँ पे ऑफेंसेस लिखे हैं इनकी गलती, और यहाँ पे पेनल्टी, और ये फर्स्ट कन्विक्शन यानी कि जब आप एक बार गलती करते हैं तब क्या सज़ा है, जब आप रेगुलर बार बार करते हैं तब क्या सज़ा है। पहला है कि सेल ऑफ एनी अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस और सब ब्रांडेड क्वालिटी ड्रग, यानी कि अगर आप कोई ऐसे ड्रग बेचते हुए पकड़े जाते हैं जो कि अडल्ट्रेटेड है यानी कि मिलावटी है, स्पूरियस है, ख़राब है, दिखावटी है या सब ब्रांडेड है, तो आपको क्या सज़ा मिलेगी। देखिए अगर आप पहली बार यहाँ पे पकड़े जाते हैं तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 रुपये का जुर्माना।
एंड अगर आप बार बार यही काम करते पकड़े जाते हैं तो आपको ना 10 साल तक की जेल हो जाएगी और 20,000 रुपये का यहाँ पे जुर्माना होगा, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने देखिए बिना लाइसेंस के मेडिसिन बेचते पकड़े जाते हैं, इनकी बहुत से होते हैं ना कि बिना लाइसेंस के ही आप मेडिकल स्टोर खोलोगे, तो क्या यहाँ पे सजा है? तो यहाँ पे लिखा है कि जेल ऑफ लेस देन 1 ईयर, कम से कम या उससे थोड़ी 1 साल से कम आपको 1 साल तक की जेल हो जाएगी, एंड प्लस फाइन भी देना होगा। अगर आप बार बार करते हैं तो 2 साल तक की जेल हो जाएगी, एंड यहाँ पे 10,000 रुपये का फाइन भी देना होगा। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अगर आप उल्लंघन करते हैं और पकड़े जाते हैं तो जेल होगी आपको 1 से 2 साल के बीच में, एंड प्लस फाइन होगा। अगर आप बार बार करते हैं तो 2 से 4 साल तक की जेल हो सकती है, प्लस यहाँ पे 5,000 रुपये का फाइन होगा, या फिर आप दोनों से यहाँ पे आपको झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि नॉट कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सेल इन स्पेसिफिक मैनर, कि जो भी आप मेडिसिन बेचते हैं तो उनका आपने रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना होता है। वहीं यहाँ पे कंडीशन अभी आपने पढ़ी थी, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको ना जेल हो सकती है 3 साल तक की, प्लस 1,000 रुपये का फाइन। एंड अगर आप बार बार करते हैं तो बार बार आपको वही जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट, यूजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर एडवर्टाइजिंग एनी ड्रग, कि गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं जो कि मतलब कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कोई अगर आपकी कोई मेडिसिन या सैंपल अगर गवर्नमेंट लेबोरेटरी में जाता है, उसकी एनालिसिस करते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट, और फिर आप उसी को दिखा करके बार बार अपनी ड्रग का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो आपको ना 500 रुपये की यहाँ पे मतलब कि आपने सज़ा या फर्स्ट कन्विक्शन होगा, और बार बार करने से आपको ना 10 साल तक की जेल हो सकती है। जेल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और फाइन तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लगता है। तो इस तरीके से देखिए आपका ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। जो टॉपिक है यहाँ पे कि सेल ऑफ ड्रग, होलसेल, रिटेल सेल, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज वगैरह। और इसका बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है राइट इन ब्रीफ अबाउट DTABN की ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और उसके फंक्शन आपने बताने हैं और उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है ना वो आपने समझाना है, जो कि 7 मार्क्स में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो समझते हैं कि DTAB होता क्या है। थोड़ा सा देखिए आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, जब आपने स्टार्टिंग की होगी वीडियो की, तो आपने जब आपने यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो एक ऑब्जेक्टिव था कि इट ऑल्सो इस्टेब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी DCC, जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करते हैं। कोई भी ड्रग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इशू आता है, कोई भी मैटर यहाँ पे बनता है, तो अब वही जो है ना आपने डिटेल में समझना कि DTAB है क्या। देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं कि जो ना 18 मेंबर की एक टीम होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, जो कि ये टीम का काम होता है कि कोई भी ड्रग से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, मतलब कि इशू या बोलते कोई भी सजेशन चाहिए होता है, तो ये ना एडवाइस देने का काम करते हैं गवर्नमेंट को, या जो भी पूरी कमेटी होती है वो एक मिलजुल के एक निचोड़ निकालती है किसी भी बात के सॉल्यूशन का। जैसे कि इनका काम होता है कि जो आपकी जो ड्रग होती है उनके लिए ना स्टैंडर्ड सेट करना, उनकी क्लिनिकल ट्रायल कराना, या फिर उनका ऑथेंटिकेशन करना, एंड अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करना है तो कैसे आपने एडवर्टाइजमेंट करना है ना, उनको रेगुलेट करना, तो ये इन्हीं का काम होता है। अब इसको ना सिंपल आपने समझाना है कि ये क्या है और इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, वो आपने समझाना होगा। तो देखिए यहाँ पे ना ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है। तो एडवाइजरी बोर्ड यानी कि एक ऐसा बोर्ड जो कि एडवाइस देने का काम करता है, किसको? गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे देखिए सिंपल लिखना है कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB इज एन एडवाइजरी कमिटी विच कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग। कि ये ना एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसी कमिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, किसके अंडर? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर। एंड जिसका काम होता है कि जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको सजेशन देना, उसको एडवाइस देना, ड्रग से रिलेटेड जो भी मैटर्स यहाँ पे निकल के आते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो ना एक पार्ट होती है किसका? CDSCO। ये जो ना इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, जो कि मेडिसिन को अप्रूव करता है या बोलते तो उनका क्लिनिकल ट्रायल वगैरह कराता है, और भी कई मतलब बड़े बड़े काम ने इसी के द्वारा होते हैं, CDSCO के द्वारा। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड जिसका जो यहाँ पे हेड क्वार्टर जो है ना वो निर्मल भवन न्यू दिल्ली में है। तो ये जो है ना उसी का पार्ट है। अब यहाँ पे सिंपल इस तरीके से आपने इसको बता दिया। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वो किस किस से मिलकर बना है या कौन कौन से उसमें मेंबर होते हैं। तो ये जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें टोटल 18 मेंबर की टीम होती है।
तो 18 मेंबर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है एक्स ऑफिसियो मेंबर जो कि 8 होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जो कि 5 होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो कि 5 होते हैं। तो टोटल 5 और 5 10 और 8 18 मेंबर आपके हो जाते हैं। अभी कौन कौन से कितने मेंबर कहाँ से लिए जाते हैं ना, वही यहाँ पे आपने डिटेल में बताना है। सबसे पहले देखिए हमारे एक्स ऑफिसियो मेंबर जो कि 8 होते हैं। देखिए एक्स ऑफिसियो का मतलब समझो कि इट रेफर्स टू दोज मेंबर हु इज़ पार्ट ऑफ डीटीएबी बट दे ऑल्सो होल्ड अनदर ऑफिस। कि ये डीटीएबी के तो पार्ट होते ही होते हैं, लेकिन ये जो ना एकदम ऊंचे बोल सकते हैं पद पे होते हैं किसी और भी फील्ड में। फील्ड मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर ही। तो जैसे कि सिंपल इसका कोई डायरेक्टर होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा पीसीआई का, कोई डायरेक्टर होगा किसी हेल्थ सर्विस जो जनरल होता है उसका, या लैब का कोई डायरेक्टर होगा। मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि ऊंचे पद पे होते हैं, तो वहाँ पे ना वो इस टीम के अंदर भी वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर। ठीक है। तो यहाँ पे ना देखिए 8 होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहला है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो कि यहाँ पे मैन होता है चेयरमैन। ठीक है। सेकंड है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे होता है एक्स ऑफिसो मेंबर। नेक्स्ट है कि डायरेक्टर जो कि एक हमारी एक लैब है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कोलकाता में, उसका डायरेक्टर होता है। एंड डायरेक्टर ऑफ एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में, तो उसका डायरेक्टर इसका एक मेंबर है एक्स ऑफिसियो मेंबर। डायरेक्टर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इज्जत नगर में, तो उसका डायरेक्टर है। एंड एक प्रेसिडेंट होता है पीसीआई का, एक प्रेसिडेंट होता है एमसीआई का यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड लास्ट में है डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में। तो ये जो ना टोटल एकदम बड़े बड़े आदमी, इनको अच्छी खासी नॉलेज है, हर एक कोई डायरेक्टर है या फिर प्रेसिडेंट है। तो ये जो ना 8 यहाँ पे हो जाते हैं आपके एक्स ऑफिसो मेंबर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए वह नॉमिनेटेड मेंबर जो कि 5 होते हैं। नॉमिनेटेड का मतलब होता है कि वो इलेक्ट नहीं किए जाते, उनका इलेक्शन के थ्रू सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि वो जो है ना चूज़ किए जाते हैं कमेटी के द्वारा या बोलते तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो कहे जाते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, जो कि 5 यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं। देखिए पहला है कि 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक बंदा इंडस्ट्री से लिया जाएगा। 2 जो है गवर्नमेंट एनालिस्ट लिए जाएंगे। एनालिस्ट यानी कि जो एनालिसिस करते हो लैब के अंदर, वो गवर्नमेंट के ही होने चाहिए, मतलब कि उनको सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो वो नॉमिनेट किए जाते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड 2 जो पर्सन है ना वो इंचार्ज होने चाहिए किसी भी स्टेट की जो ड्रग कंट्रोल एजेंसी होती हैं, तो उनसे सेलेक्ट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो 5 बंदे हो गए नॉमिनेटेड। एंड यहाँ पे 5 बंदे ना इलेक्टेड, इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे ना वो सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर यानी कि दिस मेंबर्स आर इलेक्टेड। तो कौन कौन से मेंबर हैं यहाँ पे देखिए, पहला है कि 1 टीचर इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या कोगनोसी। तो इनमें से ना कोई एक टीचर यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, पीसीआई के द्वारा। पीसीआई कमेटी जो है ना ये सारा एग्जीक्यूशन करती है। नेक्स्ट है कि सेकंड एक टीचर आपको चाहिए होता है मेडिसिन का या तो थेराप्यूटिक्स का, जो कि ये सेलेक्ट किया जाता है या तो इलेक्टेड किया जाता है एमसीआई के द्वारा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। कि पीसीआई सेलेक्ट कर रही है फार्मेसी के टीचर को, एमसीआई सेलेक्ट कर रही है एक मेडिसिन के टीचर को। एंड एक फार्माकोलॉजिस्ट यहाँ पे चाहिए होता है जो कि इलेक्ट किया जाता है गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये ICMR इसके द्वारा ये जो है यहाँ पे ये सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि 1 पर्सन इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। तो मेडिकल एसोसिएशन जो है ना इंडिया का, उसके द्वारा एक पर्सन यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। तो टोटल यहाँ पे 4 हुए। एक और आपको बंदा होता है जो कि यहाँ पे लिखा है कि 1 पर्सन इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो टोटल यहाँ पे 5 बंदे आपके इलेक्ट किए जाते हैं, 5 बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं, 8 बंदे एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। सभी का आपको मतलब क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो 2 जो है यानी कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर, तो उनका जो कार्यकाल होता है डीटीएबी में मतलब 3 साल का होता है। 3 साल बाद में वो दोबारा से री इलेक्टेड किए जा सकते हैं, उनका री नॉमिनेशन दोबारा से हो सकता है। ठीक है। बाकी जो एक्स ऑफिस जो मेंबर हैं, जो कि 8 जो मेंबर हैं, उनका जो कार्यकाल है ना वो उतना ही होता है जितने टाइम तक वो इन पद पे यहाँ पे रुके रहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीटीएबी की कौन कौन से उसमें मेंबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ डीटीएबी, उसका क्या क्या काम होता है। डीटीएबी की एक टीम यहाँ पे 18 मेंबर की बन गई है। तो सारे बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे आदमी होंगे जब वो इतने ऊंचे ऊंचे पद पर हैं या ऐसे वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो एकदम ना बहुत ही अच्छी नॉलेज वाली टीम बनती है। इनका काम है जिसकी देखिए इट एडवाइज द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट
फॉर टेकिंग डिसीजन ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल। जो ये एक्ट है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो आपने पढ़ा है, अगर अगर आपने उसमें कोई भी पॉलिसी चेंज करनी है, कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो उनको ना ये एडवाइस करेंगी गवर्नमेंट को, ये जो पूरी टीम है। तो ये इनका काम हो गया। सेकंड है कि कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग। जो भी हमारी ड्रग इम्पोर्ट होती है, ड्रग मतलब कि हमारी कंट्री में, तो ये जो ना उनकी क्वालिटी को चेक करेगी यही टीम, ये उनको इंश्योर करेगी गवर्नमेंट को कि हाँ जी ये ठीक है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है कि इट सेट्स स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ये ड्रग के लिए स्टैंडर्ड भी सेट करती है पूरी की पूरी टीम। इट कंडक्ट्स क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं मेडिसिन के, वो इन्हीं के एडवाइस के द्वारा ही होते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑफ मेडिसिन को ऑथेंटिकेट भी करती हैं। पब्लिशिंग एंड अपडेटिंग ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जो इंडियन फार्माकोपिया है इन्हीं के द्वारा पब्लिश की जाती है और अपडेट की जाती है कि कब उसमें यहाँ पे अमेंडमेंट करना है, नहीं करना है। तो ये एकदम बड़ी टीम होती है। एंड यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 पॉइंट हो रहा है, वो है गाइडिंग ऑन टेक्निकल मैटर्स एंड मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कोई भी ड्रग का एडीआर देखा जाता है तो उसको मॉनिटर करना और गाइड करना अपनी गवर्नमेंट को या मैन्युफैक्चरर को, वो इन्हीं का काम है। एंड रेगुलेशन ऑफ मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग, कोई भी ड्रग की अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं नई ड्रग की, तो उनका भी रेगुलेशन इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये है डीटीएबी का काम, उसका बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसका इंट्रो हमने यहाँ पे देखा है। तो आई होप ये जो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो है देखिए यहाँ पे लिखा है कि हु इज़ ड्रग इंस्पेक्टर, राइट अबाउट इट्स क्वालिफिकेशन, फंक्शन या कहें तो पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। देखिए फार्मेसी के फील्ड में डीआई यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर एक अच्छा खासा पद होता है। तो बहुत से स्टूडेंट भी सोचते हैं डीआई बनने का, तो आपने इन्हें क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है, जस्ट एज्यूम करना है कि आपने डीआई बनना है। तो सबसे पहले आप जानो कि आखिर डीआई होता क्या है, फिर उसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो देखोगे, फिर आप क्या क्या काम कर सकते हो डीआई बनने के बाद में वो आपने पढ़ना है यहाँ पे, एंड क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ होंगी, मतलब कि जो चीज़ आपने करनी है, फ़र्ज आप जिनको बोल सकते हैं, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है। ठीक है। तो ड्रग इंस्पेक्टर ये होता क्या, एक फार्मासिस्ट ही होता है जिसका काम होता है ड्रग को मॉनिटर करना कि वो क्वालिटेटिव है या तो उनकी क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं है, वो सेफ़ है, यूज़फुल है, जो भी मेडिसिन्स आ रही हैं मार्केट में, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, सेल हो रही हैं, वो पेशेंट के लिए सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, यूज़फुल हैं। तो इन सभी की जो मॉनिटरिंग या तो चेकिंग जो करता है ना बंदा, वही आपका डीआई कहा जाता है। तो लिखना है कि ड्रग इंस्पेक्टर इज ए फार्मासिस्ट हु मॉनिटर्स एंड इंश्योर्स द क्वालिटी, सेफ्टी एंड यूजफुलनेस ऑफ ड्रग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू सेलिंग स्टेज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि दे ऑडिट एंड चेक क्वालिटी ऑफ ड्रग टू इंश्योर दैट दे आर सेफ फॉर पब्लिक कंजप्शन एंड डू नॉट हैव एनी सीरियस या हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑन बॉडी। कि उनका काम ये होता है कि ये इंश्योर करते हैं कि जो आपकी जो ड्रग है वो सेफ़ है पब्लिक कंजप्शन के लिए या बोल तो पेशेंट के लिए, और उनका बॉडी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन पकड़ी जाती है या रह जाती है तो ये जो ना उनकी एनालिसिस करने के लिए लैब में भेजते हैं, और जो भी बंदा कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है ना, उनको सज़ा भी दिलवाते हैं। तो ये हो गया डीआई का काम। एंड अभी और आगे आप अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड लिखा है कि दे विजिट वेरियस फार्मेसीज, वो बहुत सारी फार्मेसीज में विजिट करते हैं, लैब्स में विजिट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट पे विजिट करते हैं, और वहाँ पे ना सारे जो प्रोडक्ट उनकी क्वालिटी को चेक करते हैं, उनकी सेफ्टी को चेक करते हैं। तो ये हो गया ड्रग इंस्पेक्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगी क्या काम होता है या तो क्या होता है ड्रग इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी एज ए फार्मेसी स्टूडेंट, क्योंकि फार्मासिस्ट में ही फार्मेसी के फील्ड में ही एक ही जॉब है। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले कि डिग्री इन फार्मेसी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, बी फार्म आपके पास होना ही चाहिए। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया है वो है कि मिनिमम 18 मंथ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग एरिया ऑफ शेड्यूल सी ड्रग। शेड्यूल सी की ड्रग हमने पढ़ी थी, यानी कि जो एंटीबायोटिक होती हैं या तो हार्मोनल प्रिपरेशन होते हैं, विटामिन होती हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में या उनकी टेस्टिंग सेक्शन में ना उसने कम से कम 18 महीने काम किया हो। 18 महीने यानी कि 1.5 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि मिनिमम एज जो ना इसको अप्लाई करने की या इसके फॉर्म को अप्लाई करने की वो 21 है, एंड मैक्सिमम 30 है, 30 है। यानी कि देखो विद इन 9 से 10 साल के अंदर ही ना आपने जो है क्वालिफाई करना होता है।
तो ये जो है ना इसका ये क्वालिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं पावर या फंक्शन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है, उसकी पावर क्या है। सबसे पहले कि ही में इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस वेयर ड्रग या कॉस्मेटिक आर मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड, कि वो जो है ना कभी भी किसी भी परिसर में, किसी भी शॉप में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट में घुस सकता है, चेक कर सकता है जहाँ पे मेडिसिन बेची जाती हैं या बनाई जाती हैं। तो ये हो गया उसका काम या तो उसकी पावर। सेकंड है कि ही में टेक सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक फ्रॉम एनी शॉप, वो किसी भी मेडिसिन की शॉप से या मैन्युफैक्चरिंग साइट से कोई भी सैंपल ले सकता है और उसको ना एनालिसिस के लिए भेज सकता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि ही में एंटर एंड सर्च एनी प्रीमिसेस इन विच एन ऑफेंस इज बिलीव टू बी कमिटेड, क्योंकि कई बार ना मिसयूज होता है मेडिसिन का, या वो जो ना स्पैमिंग या स्कैमिंग वगैरह करते हैं जो भी मैन्युफैक्चरर या बोलते रिटेलर वगैरह होते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि वहाँ पे ये घटना घटित हो रही है या बोलते स्कैम हो रहा है, तो वो जो ना जा कर के वहाँ पे घुस सकता है किसी भी परिसर में और वो सर्च कर सकता है जहाँ पे वो घटना घटित होने वाली होती है। तो ये उसके पास ना ये पावर होती है, वो कहीं भी जा सकता है, मतलब कि मेडिसिन को चेक कर सकता है। नेक्स्ट है कि ही में एग्जामाइन एंड सीज एनी रिकॉर्ड रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट, कि जो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, होलसेलर हो, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी रजिस्टर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को वो चेक कर सकता है और सीज भी कर सकता है कोई गड़बड़ी पाई जाने पर। नेक्स्ट है कि ही में सर्च एंड स्टॉप एनी व्हीकल या बोल तो वेसल यूज्ड फॉर कैरिंग एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इन विच ऑफेंस इज बिलीव टू बी कमिटेड, क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ पे ये मेडिसिन इस कंटेनर या तो इस ट्रक के थ्रू ने छिपा करके ले जा रही है, मिसयूज हो रहा है मेडिसिन का। तो ये जो है ना किसी भी व्हीकल को रोक सकता है, वहाँ पे चेकिंग कर सकता है जिसमें वो घटना घटित होने वाली होती है, स्कैमिंग वगैरह। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लास्ट में पॉइंट कि ही में टेक एनी अदर एक्शन एज में बी नेसेसरी, और जैसी ज़रूरत पड़े ना वो अपने अकॉर्डिंग और भी कुछ एक्शन ले सकता है जो भी वहाँ पे कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये होगी पावर या बोलते फंक्शन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्यूटी बोले तो यानी कि जो चीज़ आपने उसने ना करनी ही होंगी, वो उस पर ना मतलब कि एक बोल सकते हैं फर्जी हो गई है कि वो भाई आपने चेक ही करनी है सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहला कि इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, कि अगर मेडिसिन की सेलिंग के रेस्पेक्ट में देखें कि अगर मेडिसिन सेल हो रही है तो उसने कौन कौन सी चीज़ें जो है ना फॉलो करनी है, मतलब कि डीआई ने कौन कौन सी ड्यूटी वहाँ पे अपनी यहाँ पे निभानी होगी। तो सबसे पहला कि ही शुड इंस्पेक्ट ऑल द प्रीमिसेस licensed for the sale of drug in his area at least twice a year। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए डीआई जो होते हैं ना उसका एक एरिया होता है, एक एरिया का स्पेसिफाई डीआई होता है। तो उसको चाहिए कि वो हर एक साल के अंदर कम से कम 2 बार जो भी मेडिसिन सेल हो रही है, जिस भी शॉप से सेल हो रही है, तो वहाँ पे कम से कम साल में 2 बार ना वो वहाँ पे चेक करे, इंस्पेक्ट करे कि वो मेडिसिन जो शॉप वाला बेच रहा है उसके पास एक लाइसेंस है या नहीं है, क्या वहाँ पे सारी मेडिसिन सही तरीके से बेची जा रही हैं या फिर नहीं बेची जा रही। तो ये उसकी ड्यूटी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ही शुड ऑब्टेन ड्रग सैंपल फ्रॉम डीलर या परचेसर एंड सेंड ड्रग फ्रॉम एनालिसिस, कि अगर उसको कोई सैंपल मिलता है डीलर से या परचेसर से तो ये उसको रिसीव करे, ऑब्टेन करे और साथ के साथ एनालिसिस के लिए लैब को भी भेजे। तो ये भी इसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट है कि ही शुड इन्वेस्टिगेट एनी रिटन कंप्लेंट मेड टू हिम एंड इंस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, कि अगर कोई उसको रिपोर्ट करता है, मतलब कि लिख करके रिटन रिपोर्ट उसको मिलती है तो उसको वो अच्छे से चेक करे, इन्वेस्टिगेट करे एंड उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद वहाँ पे ना इंस्पेक्शन के लिए भी जाए कि जो भी बंदा ये रिपोर्ट लिख रहा है उसने जिस बात के लिए लिखी है क्या वो सही तो नहीं है या वो तो गलत तो नहीं है, तो उसका इंस्पेक्शन भी करे जो भी वहाँ पे साइट है वहाँ पर भी जा करके। लास्ट में यहाँ पे पॉइंट है कि ही शुड डिटेन पैकेजेस ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग विच आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, कुछ जो मेडिसिन हैं जिनको आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर कुछ ऐसे पैकेजेस पकड़े जाते हैं जो मतलब कि प्रोहिबिटेड ड्रग हैं तो उनको वो मतलब कि डिटेन करे, उनको रोके और मतलब कि गिरफ्तार कर ले जो भी बंदा है उसको। तो ये इसका काम हो गया, ड्यूटी हो गई। नेक्स्ट है कि ही शुड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्पेक्शन एंड आल्सो द एक्शन टेकन बाय हिम, कि जो भी वो इंस्पेक्शन करता है तो पूरा रिकॉर्ड रखे कि मैं आज यहाँ पे गया, इस शॉप के अंदर गया और ये चीज़ें वहाँ पे पाई गई। अगर कोई भी आपने एक्शन भी लिया है ना तो वो भी यहाँ पे आपने ना रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ही शुड टेक लीगल एक्शन इफ़ द एक्ट एंड रूल्स हैव बीन ब्रोकन, अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन होता है या उसको तोड़ा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको ना लीगल एक्शन यहाँ पे वो ले सकता है या बोलते लेना चाहिए। तो ये होगी उसकी ड्यूटी इन रेस्पेक्ट टू सेलिंग ऑफ ड्रग, अगर आप मेडिसिन को सेल कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में।
अगर देखें कि इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग या कॉस्मेटिक की, तो क्या इसकी ड्यूटी होंगी, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर की। तो पहला पॉइंट है कि ही शुड इंस्पेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस ऑफ हिज एरिया नॉट लेस देन ट्वाइस ए ईयर, कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइट है ना उसके एरिया की, तो वहाँ पे ना वो साल में कम से कम तो 2 बार तो जाए कि वहाँ पे कैसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किस मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका लाइसेंस वगैरह प्रॉपर है या फिर नहीं, तो उसको वो इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्शन वहाँ पे करें। नेक्स्ट है कि ही शुड ऑब्टेन सैंपल ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड इन प्रीमिसेस एंड सेंड देम फ्रॉम एनालिसिस, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग साइट से कोई सैंपल उसको मिलता है तो उसको ऑब्टेन करे और एनालिसिस के लिए लैब में भी भेजे, गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास में। नेक्स्ट है कि ही शुड सेंड डिटेल रिपोर्ट ऑफ ईच इंस्पेक्शन टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कि जो भी वो इंस्पेक्शन करता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट में जा करके, तो पूरी जो रिपोर्ट है ना वो उसने ना कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजनी होगी, ये इसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट है कि ही शुड चेक ऑल रिकॉर्ड एंड रजिस्टर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर रूल, कि वो जिस भी प्रेमिसेस में जाता है ना उसके रजिस्टर्स को या रिकॉर्ड को ना वो चेक कर सकता है, ताकि जो भी है वो रूल के अंडर सारा काम हो सके। तो ये जो है ना इसकी ड्यूटीज़ होंगी, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर की। तो इतनी सारी पावर, इतने सारे फंक्शन, ये काम इसके मतलब कि हाथों होते हैं, मतलब कि एकदम अच्छा ये पद होता है फार्मेसी के अंदर। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा, क्या होता है ड्रग इंस्पेक्टर, उसकी क्वालिफिकेशन, फंक्शन एंड ड्यूटीज़। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट होती है, जो भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे यूनिट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।